हेलो। हेलो। हाँ सर, आपने फोन किया था। हाँ जी हाँ जी, अभी फ्री है क्या? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, अगर ऑफिस में है तो बाद में बात कर नहीं लीजिए। नहीं 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 सर, बोलिए, फ्री हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये जो वन केयर फॉर ऑल डिसीज है इसको इन हाउस किया जाए। हम्म। तो इन हाउस करने का अभी वैसे ही हम कुछ अपने लिए मकान देख रहे थे। हम्म तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक 4-5 कमरे का कुछ लोकेशन होता है, हमारे पास एकोमोडेशन होती है। हम्म तो उसमें 1000 रुपीज पहली बात तो उसको रेंट पर नहीं लेना, उसको अपना परचेज करके इन्वेस्टमेंट करके कर लिया, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम्म तो रियल एस्टेट तो है, अच्छे रेट पर मिल जाए तो और बढ़िया। उसके हम्म बाद जो खर्चा है उसमें पर्सनली मैं ही खुद इन्वॉल्व होकर डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। और हम्म जिसको भी करना है वो वहीं पर आके कर ले। अगर एक फ्लोर पर 5 कमरे के करीब होते हैं या 1000 रुपीज पर डे चार्ज करें, उसमें 2 या 3 लोग हो, जो भी फैमिली मेंबर साथ आना चाहते हैं वो रह सकते हैं। हम्म। उसमें खाना वाना भी इंक्लूड कर देंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत अच्छा। ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी सब मॉनिटर्स होते हैं वो भी कर लेंगे। हम्म हम्म तो 5 में भी 5000 रुपये रोज के हिसाब से 1.5 लाख रुपए होता है। हम्म और अगर लोग इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, 150 लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के और इसको परचेज कर ले, तो एक तो प्रॉपर्टी बनती जाएगी, हम्म ऊपर से प्रमोट होता जाएगा। और अगर इसमें कुछ बढ़िया निकलता है आगे एक के बाद, तो फिर उसको बाद और जगह पर कर सकते हैं। और उसके बाद डाटाबेस भी, जो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी मेडिकल साइंस में चाहिए कि इसका प्रूफ चाहिए, तो वो भी हम्म। हो जाएगा। उसमें एक बंदा हायर कर सकते हैं, डॉक्टर को भी। अच्छा, नहीं उसमें उसमें आपका सिस्टम कैसा है कि जैसे किसी को भी आना है तो वहाँ स्टे कर सकता है, स्टे कर, काइंड ऑफ, राइट? पीना देंगे, सब कुछ देंगे उसमें, और उसका मॉनिटरिंग होगी। और उसमें मतलब जो भी होगा ठीक से उसको फिर उसको रेगुलेट कर सकेंगे ना। हम्म। खाना हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, तो सारा चीज रेगुलेट हो जाएगी। वॉक इन रेस्ट समझ करने गया। की जगह भी वहीं होगी। तो ये आपका आपका किधर है विचार करने का, किस जगह पे? सी फिलहाल तो हमारा, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, बस चंडीगढ़ में कुछ लेने का कर रहे थे, तो उसका वैसे हम्म ही कितना ले रहे हैं क्या कर रहे थे, उसमें करीब अभी जो हम देख रहे थे जगह, वो करीब कंस्ट्रक्शन के साथ में 3 फ्लोर के लिए 300 गज के प्लॉट में करीब हम्म चंडीगढ़ में, दैट हम्म इज गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 2 करोड़ रुपीज। हम्म। तो अगर अच्छा। उसमें 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके या 5-5 लाख इन्वेस्ट करके 20, अगर 10 है तो 20 लोग चाहिए, नहीं तो 40 लोग चाहिए। हम्म। टी विल बी इन द नेम ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। तो उसका कंपनी हम्म फॉर्म करके वैसे कर सकते हैं। तो हम्म बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेंसेस होगा दैट विल नॉट बी चार्ज, मतलब कोई भी हम्म एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस चार्ज नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी विल रिमेन। हम्म और अगर चल हम्म जाता है तो जो अदरवाइज भी ब्रांड बन जाएगा, तो या उसका एप्रिसिएशन होगा वो अलग होगा। 1000 से हम्म शुरू करें, अगर फैमिली में कम से कम 2 या 3 लोग आएंगे, हम्म तो 3 लोगों के लिए एकोमोडेशन 1000 रुपए में, खाने पीने के साथ में, तो कोई भी एंगल से गलत नहीं है। हम्म हम्म और अगर एक्सक्लूसिव इसी काम के लिए करते हैं, तो हम्म। 300 गज के प्लॉट में ऑलमोस्ट मतलब 6-7 कमरे बड़े साइज के, नहीं, 13 बट ये बाई। जैसे आप, कोई पेशेंट आता है वहां पे, लेट्स से हाँ। एज्यूम, तो उसको आप पर डे कितना चार्ज करोगे? 1000 रुपीज ओके, पर फैमिली, इररेस्पेक्टिव नॉट द ओके, या गो ऑन। द होल फैमिली। अगर 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, तो एक कमरा दे दिया, उसके लिए चार्ज होगा। उसमें खाना चाहे 2 खाएं या 3 खाएं, सब पे 1000 ही रहेगा। या फिर पर पर्सन एक्स्ट्रा 100-200 रुपीज एक्स्ट्रा अरे चार्ज कर। एक दो 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, कोई आया है। ओके ओके 2 मिनट कॉल। ओके। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इसमें मतलब जो प्रॉपर्टी बनती है प्रोसेस में, हम्म। उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, उसमें कोई हम्म मतलब माइनस में कुछ नहीं है, कोई भी नो एक्सपेंसेस विल बी एडेड एक्सेप्ट हम्म व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। हम्म हम्म तो हम्म रिस्क फैक्टर इज ओनली टू द एक्सटेंट कि जो रियल एस्टेट में फ्लक्चुएशन होता है बस। अच्छा। एंड इफ इट स्टार्ट्स वर्किंग, 1000 रुपीज को 2000 रुपीज तक आराम से इंक्रीज किया जा सकता है। हम्म। तो अगर अच्छा, मतलब सॉरी। प्रॉफिट जो है वो, इट विल बी, जो भी इसमें शेयर होल्डर हैं हाँ उनको उस हिसाब से दे विल शेयर द प्रॉफिट, हाँ, काइंड ऑफ, मैं राइट? कुछ कुछ मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्रॉफिट पार्ट, हम्म। और बाकी शेयर होल्डर्स को।
समझ गया मैं, समझ वी कैन फॉर्मलाइज इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी ऑल्सो, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, या हम्म किसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अभी क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। मार्च में देयर वाज अ 12 ईयर ओल्ड डायबिटिक पर्सन, बच्चा, हम्म उसका डायग्नोज हुआ था जनवरी 2021 में, हम्म और मार्च 7 को बात हुई थी, अच्छा। और तब उसका ब्लड शुगर आ रहा था 300 से 400 के बीच में। ओके। एंड उसके अलावा जो उसका वेट था वो पिछले 2-3 महीने एज कितना था उसका? 12 साल। तो डायग्नोज कैसे हुआ, मतलब सिम्टम्स से या फिर कैसे, लाइक ब्लड हाँ, रिपोर्ट से? सिम्टम से, और फिर बाद में ब्लड रिपोर्ट से, फिर उसके बाद उन्होंने इंसुलिन भी लिया। ओके। उसके बाद इंसुलिन के बाद में विष्णु रॉय चौधरी को फॉलो किया तो थोड़ा सा कम हो गया, फिर बढ़ गया। बट इन दिस एंटायर प्रोसेस उसका जो वेट था वो 42 से 30 पर आ गया। ओके। एंड उसके बाद उसने 7 मार्च से चालू किया, 11 मार्च तक उसका ब्लड शुगर जो है 100 के अंदर आ गया। और बाई 15 या 18 मार्च के आसपास उसका ब्लड शुगर 50 पर आ गया, एंड इट बिकेम डेंजरस। ओके। उसके पहले ही उन्होंने कि डॉक्टर से बात करके ना, उसका पहले 80-90 आ रहा था 11 तारीख के आसपास, तो उन्होंने उसको जूस वगैरह देना शुरू कर दिया, ग्लूकोज वगैरह देना शुरू कर दिया, और भी शुगर देना शुरू कर दिया। आपको कब कंसल्ट किया, मतलब 7 मार्च। ओके। तो 7 मार्च के 4 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। उससे पहले 300-400 की रेंज में आ रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। अब दूसरा ये हुआ है कि आज 8 तारीख है, तो प्रैक्टिकली 1 महीने के अंदर अंदर ही गेन्ड वेट ऑफ 10 kg। जो उसने लूज किया था प्रैक्टिकली वो सारा गेन कर लिया। उसका ब्लड शुगर बहुत लो रह रहा है अभी प्रॉब्लम उल्टा हो गया है कि उसका ब्लड शुगर डिप कर रहा है, 40-50 पर जा रहा है बार बार, और 100 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा। तो पहले क्योंकि दिन भर तो बच्चा खेलता रहता है, और रात को जब सोता है तब सिम्टम पैदा होते हैं, दिन में कोई सिम्टम पैदा नहीं होता। 45 मतलब 12 साल के बच्चों का जो नॉर्मल शुगर होता है वो 80-90 होता है। छोटे बच्चा जब पैदा होता है उसका ब्लड शुगर 120 से 200-250 के करीब होता है, वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर उस बच्चे का, अब जिसका कम से कम 80-90 होना चाहिए, उसका आ रहा है 45 के करीब। रात को उसको पसीना आता है, दिन में कोई सिम्टम नहीं होता, तो देवर थिंकिंग दिन में ठीक होता होगा 100 के आसपास। तो कल मैंने चेक कराया तो दिन में 4-5 बार चेक किया, वो 45 के आसपास ही था, 45-50 के बीच में। तो अभी दूसरा कॉम्प्लिकेशन हुआ है, परंतु सिम्टम पैदा नहीं हो रहे। उन्होंने जब वो जूस और वो सब देते थे तो सिम्टम पैदा होते थे, पसीना आता था रात को सोते हुए, दिन में नहीं होता था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। मेरे को ये लग रहा है कि जब तक उसका वेट पुराने वाले वेट के आसपास आएगा तो रुक जाएगा ये सब प्रॉब्लम। और दूसरा, उन्होंने रात को फिर कल एक दिन मीठा बंद कर दिया। तो मीठा बंद करने के बाद में शुगर के सिम्टम्स पैदा नहीं हो रहे। शुगर तो लो रह रहा है पर सिम्टम पैदा नहीं हो रहे। सो दैट वाज वन। सेकंड, ओवरऑल फीलिंग ये है कि डायबिटीज इससे ठीक हो जाएगा। फोर्थ का ये है कि देयर इज अ पर्सन इन कनाडा। सर, ये जो पेशेंट है, जो 12 इयर्स वाला जो आपने बताया, इसको कुछ कोरोना का भी कुछ सिम्टम था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। तो फिर उसके बाद इसने पानी, किसी ने शुगर थोड़ी बहुत बड़ी होगी तो किसी ने बोल दिया कि पानी ज्यादा पीने से ठीक हो जाती है, तो इस बच्चे ने 20-20 21 गिलास रोज पीना शुरू कर दिया। पहले, मतलब होने से पहले शुगर उस समय थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, पर उसने शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद उसकी जैसे वो 20-21 गिलास पर आया तो शुगर 300-400 क्रॉस कर गई। ओके ओके ओके। तो पानी का इंटेक बढ़ने के साथ साथ हो गया, फिर पानी का इंटेक कम करते ही 4 दिन में कम हो गई। हाँ, ओके। नाउ ही इज फाइटिंग फॉर लेस, बट उसका वेट, ही इज गेनिंग वेट लाइक एनीथिंग। ये फर्स्ट वीक में ही करीब 4 किलो वेट गेन हो गया था। अच्छा। तो मेन प्रॉब्लम तो डायबिटीज में ये भी होती है ना, ज्यादातर लोग 50-60% लोगों का वेट बहुत तेजी से गिरने लगता है। तो बाकी वेट गेन करने में बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, पर बाई चांस दूसरा फीलिंग ये है शुरू से कि जो लोगों को होता है ना ताजा, तो अगर वो
नया मतलब रिसेंटली डायग्नोस्ड होता है, टाइप 1 या टाइप 2 कुछ भी होता है, तो वो लोग बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करके ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में ही। ओके। तो बट अभी जैसे एक कोई कनाडा में था 52-year-old पर्सन, सो ही हैड, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो वो हाई ब्लड प्रेशर था, 12 साल से मेडिसिन ले रहे थे। तो 29 मार्च को उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उनकी मेडिसिन उस दिन उन्होंने बंद कर दी, सीधा पहले दिन ही। सो ही वाज ऑन दिस रूटीन, ब्लड प्रेशर तो बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बट ही इज फीलिंग कंफर्टेबल। तो विदाउट टेलिंग हिम एनीथिंग, और कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ हमारा पेमेंट के बारे में, तो उन्होंने बल्कि $100 अपने आप 5 तारीख को भेज दिया, 3 तारीख को बोल बैंक अकाउंट लिया और 5 तक भेज भी दिया। एंड ही इज एन इंडियन कैनेडियन। सो अभी रिसेंटली जो ये टाइप 1 डायबिटीज वालों का ग्रुप बना हुआ है, तो देयर आर अदर पीपल, करीब 25-30 लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं तेजी से। दूसरा ये था कि ये जो ग्रुप्स वगैरह हैं, इनमें से किसी लेडी को डाइट प्लान चाहिए था, तो उस डाइट प्लान के लिए somebody charged them some money, I did not ask कितना, कल ही बता रहे थे। तो चार्ज करने के बाद उन्होंने डाइट प्लान मेरा वाला उठा के दे दिया। तो ये चीज पहले भी करके एक और कनाडा में कोई था, उससे भी नोटिस में आया था कि किसी बच्चे को आर्थराइटिस था, सीवियर आर्थराइटिस था बाय बर्थ ऑलमोस्ट, तो उसको भी यही डाइट बता दिया था मेरे वाला। पहले विश्व राय चौधरी बताया, वो काम नहीं किया, फिर ये बता दिया था, फिर उसके बाद उससे ये भी मैनेज नहीं हुआ, तो उससे मेरा फोन नंबर दे दिया कि डायरेक्ट बात कर लो। सो इस तरीके की चीजें हो रही हैं कुछ कुछ। और अभी आपने कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए ग्रुप्स बना के रखेंगे अलग से? नहीं, मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास कोई भी नहीं है, लोगों ने बना रखे हैं। अच्छा, एक ग्रुप में मैं था, मैंने एक ग्रुप बनाया था सोराइसिस का, वो भी इसलिए बना था क्योंकि सोराइसिस का एक ग्रुप था जिसमें 250 लोग थे। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, उसमें मुझे ये फीलिंग आने लगा कि ज्यादातर लोग वो हैं जो दवाइयां बेच रहे हैं। अच्छा। सो फिर वो उनमें उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगा, बदतमीजी करने लगे वो, तो फिर मैंने उस ग्रुप के अंदर मैसेज भेज के अपना एक ग्रुप बनाकर मैसेज भेज दिया कि जिसको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है कर लो। तो उसमें करीब 45-50 लोग होंगे। अब इसमें बहुत से लोग होते हैं जो करते ही नहीं है। फिर उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे अभी कुछ डॉक्टर्स ने फोन किया, एमबीबीएस डॉक्टर ने, या अभी एक एमबीबीएस डॉक्टर की लड़की थी जो एसिडिटी के लिए फॉलो कर रही थी, उसको भी 3 महीने हो गए करीब, उसका भी ठीक हो गया। तो पहले तो उसका बहुत प्रॉब्लम होती थी, रोज के रोज कॉल आती थी, तो अभी कॉल की फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो गई। बीच में उसने ना महीने के बाद बोला कि ठीक हो गई, तो मैंने पेमेंट मांग लिया, तो पेमेंट उसने कर दिया, क्योंकि शुरू में वो बहुत ही डिस्टर्ब थी और बहुत उन्होंने टाइम लिया। तो उसकी मदर डॉक्टर थी, उसकी मदर ने भी कॉल किया, इसने भी कॉल किया, एंड शी वाज आल्सो फार्माकोलॉजिस्ट। तो उसके बाद शी ओनर ओन सेट की वो अभी और पेमेंट करेगी। उसके बाद उसने फीडबैक गलत देना शुरू कर दिया कि मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बट शी केप्ट ऑन आस्किंग। सो उसके 2-3 कंट्राडिक्शंस थे जो व्हाट्सएप की ड्यूरेशन में उसने दिए, जिसमें वो खुद ही मानती है कि जिस दिन से इसने शुरू किया उसको ये वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर उसको बोलते हैं सीवियरिटी में फर्क पड़ गया, तो वो उसके लिए भी मना कर देती है, मोस्ट लाइकली शी डजंट वांट टू पे एनीथिंग। तो ये वाला प्रॉब्लम तो आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वाले जो रिकॉर्ड्स है, इसको आप कहीं पर देखकर कहीं पर भी आप मेडिकल जर्नल या किसी में एंट्री नहीं ले सकते, पर अगर आपके पास सब कुछ प्रॉपरली आपके कंट्रोल में है तो आप वो सब भी कर सकते हैं, फिर आपका वो बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये एक्चुअली ना मतलब लिटरली मुझे याद है जब मेरे फादर का जब चल रहा था उस टाइम पे आपने एक कुछ ऐसा रखा था कि पर पर्सन 1000, जैसे फैमिली में 4 लोग हैं तो 4000, तो ऐसा करके एक आपने रखा था। तो उस टाइम पे वो ये जो चीज है ना मुझे बहुत सही लगा था उस वक्त। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी अगर कोई पर्सन जब डॉक्टर के पास जाते हैं 2000, मतलब मुंबई में तो 2000 रुपए कंसल्टेंसी फी अच्छे डॉक्टरों की है ही, जस्ट फॉर 1 विजिट। हियर यू आर गेटिंग ओके फुल टाइम सर्विस, ओके, और आपको अगर 1000 में आपको फुल सर्विस मिल रही है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर उसमें भी अगर लोग कंजूसी करेंगे
तो क्या मतलब हो गया फिर? वही सर। आप पुणे में रहते हैं ना? हाँ। तो मुझे बॉम्बे या पुणे से ही फोन आया था एक डॉक्टर का, एमबीबीएस डॉक्टर का। हाँ। वो 27 साल का था एंड वो एमडी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा था। तो उसको एसिडिटी थी 2 साल से। उस बंदे ने एंडोस्कोपी करा ली, जिम ज्वाइन कर लिया, डाइटिंग वाइटिंग का जो भी था उसको क्लीन कर दिया। एलोपैथी, वो एमबीबीएस डॉक्टर एलोपैथी का था, पर उसने एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी सभी ट्राई कर लिया। उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला। उसने कॉल किया, 2.5 घंटे तक बात हुई उससे। 2.5 घंटे के बाद में मैंने उसको बोला कि तुम एमडी क्यों कर रहे हो जब तुम अपना इलाज नहीं कर पा रहे एसिडिटी का, विच इज वेरी कॉमन थिंग। और ज्यादातर बीमारियां तो सारी की सारी एसिडिटी से ही स्टार्ट होकर होती है बीमारियां। तो रादर यू शुड जॉइन मी। तो इस सेट की नहीं, एमबी तो करना है, पर अगर आपका वाला ठीक है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा जरूर किसी न किसी तरीके से। उसके बाद में ही सेट की ही प्रॉमिस दैट ही विल गिव द फीडबैक आल्सो। तो उसने फाइनली फिर मैंने कॉल्स करी, कई 5-7 दिन कॉल किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई कॉल ही उठाया नहीं। उसके बाद में उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मैं 2 दिन के लिए किया था, मुझे 2 दिन में आराम मिल गया था, पर उसके बाद मैं अपने एग्जाम्स की वजह से नहीं कर पाया। परंतु आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया, कॉल नहीं आया। इसी तरीके से एक और कोई पीएचडी था जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी था, गोल्ड मेडलिस्ट था, पीएचडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट था। उस बंदे ने आर्थराइटिस के लिए फोन किया था, उसकी आंखों में आर्थराइटिस था, उससे आंखें लाल हो जाती हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन होती है वो स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स होते हैं। तो इससे भी करीब 40-45 मिनट के लिए डिस्कशन हुआ था। तो ही ऑल्सो सेड सिंस ही इज इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, तो पीएचडी जो कर रहे होते हैं कॉलेजेस में, बाकी सब सब्जेक्ट भी हेल्थ वाले भी होती हैं। तो ही ऑल्सो सेड कि ही विल गिव द फीडबैक एंड ही विल सी कि हाउ इट कैन बी प्रोमोटेड ऑल्सो। उसके बाद से आज तक उसने भी कभी कॉल नहीं उठाया। राइट। और जब बात करना होता है तो अपॉइंटमेंट लेना और वो सब का ड्रामेबाजी बहुत होता है। सो जो मुझे लगता है वो फोन पर बात करने के ऊपर कोई भी कन्विंस होकर पेमेंट नहीं करना चाहता। उस समय जब मैंने मैसेज भेजा भी था, दैट आई थिंक वाज 2019 में फरवरी के आसपास था। हाँ सर, हाँ उस टाइम पे आपने वो पर पर्सन 1000 का आपने एक मैसेज सर्कुलेट किया था। हाँ, पर उसमें भी था कि जो नहीं दे सकते वो कम भी दे सकते हैं। तो आई रिमेम्बर उसका 1-1.5 महीने के अंदर टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ था आपके 4000 रुपए मिलाकर वाज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 15,000 रुपीज। और उसके बाद में वो बंद हो गया था। नहीं, मतलब ये एक्चुअली मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लोग इन्फॉर्मेशन तो पूरी चाहते हैं, बट गॉड नोज ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम होता है कि 90% लोग करते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हो तो उसकी है। अब जैसे बहुत सी जगह है जहाँ पर अभी जो आपको जो फोन पे जो रेस्पॉन्सेज आते हैं, जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डालते हो जो रिकॉर्डिंग, उसमें तो लगता है कि सब करते हैं बेसिकली। नहीं, उसमें मैं डिस्कशन भी तो डाल देता हूँ, तो हर एक का फीडबैक कहाँ आता है? 10 में से 1 आदमी का फीडबैक आता है। अच्छा। अभी जैसे एक मतलब जिनका आना होता है फीडबैक बहुत जल्दी भी आता है और बहुत स्ट्रांग भी आता है। अभी एक और लड़का था, आई थिंक 32 ईयर ओल्ड, तो उसका प्रॉब्लम था, आई थिंक ही ऑल्सो कॉन्टेक्टेड इन 23rd ऑफ मार्च को शायद, एंड ही सेड एसिडिटी, और वो एसिडिटी भी उसका पुराना नहीं था। तो उसके बाद में उसने 25 या 26 को फोन किया। ही सेड कि मैं ठीक हो गया हूँ, आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दे दो, मैं भेज देता हूँ। तो मैं उस समय बिजी था, ज्यादा डिटेल नहीं ले पाया। मैंने बैंक अकाउंट डिटेल भेज दिया, उसने इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर दिया 1000 रुपीज। उसके बाद उसका फोन आया, जी मुझे फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। तो उसका 2-1 बार आया, तो मैंने उसको बताया कि क्या करना है। उसके अलावा मैंने बोला कि मैं तो तुमको बोला ही था कि एसिडिटी का इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ और जब तुम पूरे ठीक हो जाओ तो कर देना। तो ही डिड नॉट आस्क फॉर दैट रिफंड। तो वो फिर परस्यू करता रहा। उसका कल परसों भी फोन आया था, तो अभी वो बोल रहा है ही इज फीलिंग मच बेटर एंड मोर लेस ही इज ओके नाउ। और उसके अलावा उसने ब्लड टेस्ट कराया था, तो उसका फैटी लीवर निकल आया ग्रेड 1। तो फैटी लीवर की वजह से भी एसिडिटी, इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं। फैटी लीवर वालों को ठीक होते हुए टाइम लग जाता है। तो बट अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो हैप्पी। ही वाज ऑल्सो सेइंग कि ये चीज तो आगे बढ़ना चाहिए।
सर आप मतलब मैं ऐसे ही आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, मे बी शायद मेरा उतना मुझे उतना आइडिया ना हो हाउ इट वर्क्स, बट अगर सपोज आप जैसे आप अपना जो फर्स्ट कंसल्टेशन है जिसमें कि फर्स्ट टाइम पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है वो आप फ्री रखते हैं, और सब्सिक्वेंट जो है उसको एज अ प्रीपेड कंसल्टेशन रखते हैं, तो हाउ इट विल गो? हाँ, ये चीज तो दिमाग में बहुत देर से चल रही है, पर क्योंकि मैं अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ना, तो एक बार अगर मुझे अगर उसका रिजल्ट मिल गया है फॉर पर्टिकुलर थिंग, और आगे का जो मेरा कंसल्टेशन है अगर वो प्रीपेड रहता है, तो इफ आई एम रियली कन्विंस कि इट वर्क्स, देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। सी, आप जो कह रहे हैं वो बात एकदम ठीक है। मैं बहुत देर से, बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि इसमें 48 घंटे में तो रिलीफ मिलता ही मिलता है। तो अगर हम 48 घंटे के लिए फ्री कर दें, और उसके बाद, क्योंकि उसके अलावा भी बताता हूँ कि जो लोग, कई लोग हैं वो ढीले होते हैं, ठीक से करते नहीं है। यंगर जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अभी जैसे कुछ लड़कियां थी, वो करती हैं, 2 दिन करती हैं, आराम मिलता है, फिर छोड़ देती हैं, फिर 15 दिन 20 दिन बाद फोन कर देंगी, तो उससे मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो क्योंकि उन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से देयर वाज अनदर गर्ल, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 2 साल हो गए थे, वो ऑन ऑफ कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, और मैं एग्जाम की तैयारी करना है, पेपर पढ़ाई करना है एंड ऑल दैट स्टफ। अल्टीमेटली मैंने उसको सब जगह से ब्लॉक मार दिया। ब्लॉक मारते दूसरे फोन से आया, जी मैं आपकी पेमेंट कर देती हूँ। आई हैड नॉट टेकन एनी पेमेंट। यह छोटी मतलब स्टूडेंट टाइप से थी। इट्स नॉट कि दे शी कुड नॉट पे, बट वैसे ही नहीं लिया था। तो बेसिकली मैं कई लोगों को ब्लॉक करके देख चुका हूँ, जो लोग ज्यादा परेशान करते हैं। तो जब मैं ब्लॉक मारता हूँ तो इमीडिएटली दे कम टू पेमेंट टर्म्स। नहीं सर, अभी जैसे नॉर्मल ये डॉक्टर जो हैं, अभी आपको पता होगा ये कोरोना टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं they were doing online consultation, मतलब rather than we going to the doctor's clinic, they were giving online consultation। ये काफी चल रहा था बेसिकली। तो उसमें भी डॉक्टर लोग जो हैं वो सपोज मैं, हाँ, तो चार्जिंग का तरीका वही रहता था कि वी हैव टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद देम। सो उनका अपॉइंटमेंट लेना है, तो उनके अपॉइंटमेंट को मुझे ब्लॉक करने के लिए आई हैव टू पे, and then automatically that time slot will get blocked for me after paying, and in that time slot I will call, and जो भी है वो 1 घंटे का जो टाइम है उसमें। सर वो है ना, एक्चुअली में ये जो हो रहा था ज्यादातर, वो किसी एप्लीकेशन जैसे प्रॉक्टो है उसके थ्रू हो रहा था, जिसमें मोरलेस उनका एक लाइसेंस नंबर और बाकी सारा डिटेल्स जाता है, तो उसमें प्रॉपर डॉक्टर्स ही होते हैं, उसमें हमारे जैसे लोग नहीं जा सकते। दूसरा अपने नाम से करो तो उसके लिए फिर आपको वो बनाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। जैसे अभी मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अभी पेमेंट तो आनी शुरू हो गई है, वो भी बिना कहे। मैं किसी को पहले तो उस समय तो मैसेज भेजा था, अब किसी को मैं बोलता भी नहीं हूँ और कुछ करता भी नहीं हूँ, तो भी पेमेंट आ रहा है। दैट्स वन। एंड सेकेंडली मेरे को अंदाजा तो है कि ये तो चीजें होती हैं जो मोमेंटम गेन करती हैं। तो जो लोगों ने पेमेंट नहीं भी किया वो व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देते हैं बहुत सारी चीजें। तो अब वो मोमेंटम तो हो सकता है साल 6 महीने में मोमेंटम और गेन कर ले, बट ये जो था ये एक फॉर्मेट है। अब अगर इसकी जगह आप अगर वो पेमेंट वाला अगर आप सही रखते हैं ना प्लेटफॉर्म, मेरे हिसाब से तो पेमेंट तो आ जाएगी सबसे। नहीं, अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन करके रखते हैं, अभी कैसा वो एडॉक है, मतलब वो एक तरीके से यू हैव केप्ट इट ऑन द पेशेंट कि आप अपने हिसाब से पे कीजिए। अगर आप उसको अगर फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रख के बाकी कंसल्टेशन चार्जेबल बेसिस पे रखते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट लेना है तो हैव टू पे एंड टेक द अपॉइंटमेंट। सर वो बात ठीक है, पर मैं आप बात समझिए, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो यंगर जनरेशन है वो भी बहुत बीमार है। ठीक है, यंगर जनरेशन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो मोबाइल में इतना बिजी है कि उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी पेमेंट लो, जो मर्जी कर लो, रिजल्ट मिलना ही नहीं है, और फिर वो आपका नेगेटिव, मतलब जो अभी मैंने मार्केट क्रिएट किया वो फिर माइनस होने लगेगा। मान लीजिए किसी ने किया, उसने एक बार पेमेंट करेगा, उसके बाद वो उसको फॉलो भी नहीं करेगा भी नहीं कुछ, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं डिस्कस करेगा, सो दैट ही डजंट हैव टू पे अगेन। तो वो जो मार्केट क्रिएट हो रही है अभी, जो भी इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो रिवर्स हो जाएगा। द आइडिया इज टू एनहांस इट ओनली। तो फर्स्ट का कॉल फ्री करके सब्सिक्वेंट कॉल चार्जेबल बेसिस पर करना, दैट इज वन ऑप्शन। बट इसको रीचेबल बना देना कि उसमें जो लोग नहीं कर पाते हैं, बिजी हैं, कुछ भी है, तो उनके लिए वो शेड्यूल कर दिया कि आप यहीं पर आकर यहीं करो इलाज।
आप वो जैसे वो इसको व्हाट्सएप पेमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको कि जैसे हाँ व्हाट्सएप वो सब पेमेंट। कर सकते हैं, हाँ बट हाँ हाँ। इशू यही आ रहा है कि बहुत से लोग करते नहीं है। अब अगर कोई चीज हमारे कंट्रोल में है तो उसके फोन लेकर रख सकते हैं, एंट्री पर ही रूल्स एंड हम्म रेगुलेशन बना सकते हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और प्रोविजंस कर सकते हैं। हम्म इनफैक्ट हम बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। आज की हम्म डेट में लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी बहुत से इश्यूज हैं। घर में कौन पेरेंट्स फ्री होते हैं, कौन अपने बच्चों को टाइम दे पाता है। तो आज की हम्म डेट में जो फ्रस्ट्रेशंस है यंगर जनरेशन की बहुत है। हम्म तो उसमें अगर आपका डिसेंटली डन अप चीज हो, बहुत ए क्लास टाइप से हो, तो हम्म उसमें किसी को 2-3 दिन रहने में प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें हम्म बाइंडिंग, मिनिमम बाइंडिंग होगी कि क्या करना है, घूमने का भी प्रोविजन कर दो, सब कुछ कर दो हम्म एक्स्ट्रा वेरी नॉमिनल चार्जेस पर। एक बार हम्म रेपुटेशन बन गया, एक बार मतलब 10-20 लोग भी आना शुरू हो गए, तो हम्म। फिर वो मल्टीप्लाई होने में इजी रहता है। किसी को दिख रहा है सर्विस बहुत अच्छी है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। सर ये चीज को आप रेंटल बेसिस पे क्यों नहीं शुरू करते? सर रेंटल बेसिस का प्रॉब्लम ये है ना कि मान लीजिए मैं रेंटल पर ले लिया तो वो तो चार्जिंग शुरू हो गया ना एकदम से, हाँ हाँ और वो लॉस में हो गया तो फिर कितनी देर तक कौन स्टैंड कर पाता है। मान लीजिए 5-10 लाख रुपए शुरू में नुकसान हो जाता है, वो हाँ प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है कि अगर मैं ही कर रहा हूँ और वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बन गया है, तो एक तो हाँ चीज आप प्लॉट ले भी लो, उसको बनाना कौन सा आसान होता है। अगर हम A to हाँ Z सारा कुछ कर लेते हैं और उसके हाँ करने के बाद में रिजल्ट आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर इज ओनली दैट वन लिमिटेड। और अगर हम्म रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट आने के बाद इसी फॉर्मेट को ही मल्टीप्लाई करना ज्यादा अच्छा है, हर शहर में कर दो। और एक एक जगह से जो इनकम आती है, रियल एस्टेट जो बनेगा, अगर आपने ये सब कर दिया तो उसका, अगर मान लीजिए दूसरी चीज आप समझिए, मान लीजिए आप रियल एस्टेट लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। आज की डेट में तो आपको पता है गवर्नमेंट की बहुत सारी कंडीशन है कि ये फैसिलिटीज होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। बिल्डर्स को भी डिसेंट चीजें, ये नहीं कि जो भी घास पहले उल्टा सीधा बना के देते थे वो नहीं है। स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या डाला है, स्विमिंग पूल वगैरह फीचर्स बहुत सारी डाली हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अब हमारे पास लोग तो बाहर से आ रहे हैं ना स्टे करने के लिए, और अगर कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आदमी 10-10, 15-15 दिन हमारे पास रह के जाता है, तो वो प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत तेजी से चला जाएगा। तो प्रैक्टिकली 1-2 लॉन्च हो गए, इस तरीके से चल गए, तो लोग तो फ्री में ही प्लॉट दे दिया करेंगे। मतलब आपके 2-4 हो जाते हैं तो फ्री में मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका प्रोजेक्ट है, यूजली आज की डेट में तो 10-10 साल तक भी कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है। और अगर आपका प्रोजेक्ट 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में चल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि प्लॉट्स फ्री में मिलने में कोई दिक्कत आएगी। तो वो सब चीजें भी तो मल्टीप्लाई होती जाएंगी ना। उसमें कोई भी चीज डेप्रिशिएट तो करेगी नहीं कि भाई अगर काम नहीं चला तो भी क्या हो गया, 6 महीने लग गए, साल भर लग गया तो भी क्या क्या, कुछ भी नहीं। और अगर कोरोना की वजह से अच्छी डील्स मिल जाए तो हो सकता है बाद में एप्रिसिएशन भी हो जाए। अपकीप तो हो ही रही है, अपकीप करते करते। हाँ एक बताइए आप, अभी इस पोस्ट कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना वाला जो सिनेरियो है उसमें, अगर किसी के पास प्लॉट है, somebody has a plot, उस पे अपना एक ड्यूप्लेक्स घर बनाना वो ज्यादा ये है, मतलब ज्यादा अच्छा है, या टू बाय फ्लैट इन ऑलरेडी, जिसमें एक सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट बाय करना। जी मैं बताऊं हमारा क्या था कि हमारा इशू ये था कि हमने पहले फ्लैट्स देखे। तो एक डिसेंट फ्लैट, बढ़िया फ्लैट जो ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर यार्ड में ही कह सकते हैं उस प्लॉट में टाइप से बनता है, उसकी कॉस्ट आती है करीब करीब 1,10,000, 1,20,000, सॉरी 1,000 नहीं, करोड़ लाख, 1,10,00,000, 1,20,00,000, ठीक है। और ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ, ऑफ जो ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके बट अंदर से अच्छा बना हुआ है, पर लोकेशन वाइज 3 BHK, हाँ 3+1, तो एक सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, और बेडरूम भी बड़े होते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह सब बड़ा होता है। आप 3.5 पकड़ लीजिए, 3.5 BHK काइंड ऑफ, राइट? हाँ 3.5 हो गया। तो इसमें आपको कारपेट एरिया मिलता है करीब करीब 1,600 स्क्वायर फीट का। ये इतने का पड़ता है। अब अगर आप इसको लेते हैं तो एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप प्लॉट लेके बनाते हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही एरिया आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो 2 करोड़ में, तो आपके 3 फ्लोर बन गए उसमें। तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है।
और दूसरा होता है कि फैसिलिटीज क्या मिल रही है। अब वो जो हाई राइज वगैरह जो फ्लैट्स होते हैं उसमें आपको स्विमिंग पूल और सारी दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं। उसका फ्लिप साइड ये होता है कि उसकी जो मेंटेनेंस होती है पर मंथ की, वही मिनिमम आप प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बात करें तो 4-5 हजार रुपए, और प्रोजेक्ट पूरी तरीके से चल गया तो वही मेंटेनेंस पर मंथ का चला जाता है 10-12 हजार रुपए, विच इज ऑल्सो ए साइजेबल अमाउंट। हमने जो देखा था उसमें ये बेनिफिट था कि वो वैसे एक अकेला प्रोजेक्ट था जो वो सारी फीचर्स दे रहा था, तो उसमें क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट के साथ में 1 लाख रुपए और ले लेते हैं, और उससे उसमें क्लब मेंबरशिप में सारी फीचर्स देते हैं। तो उसमें मंथली बाद में पोस्ट डेवलपमेंट के बाद उसके बाद मेंटेनेंस नहीं है, उसके बाद भी मेंटेनेंस रहेगा, राइट? मेंटेनेंस रहता है पर उसमें कम। अभी जो जिसमें हमने देखा था ना उसमें टोटल मेंटेनेंस बस 1500 रुपीज पर मंथ। अब मेरे ख्याल से वो पर फ्लैट नहीं था, पर प्लॉट था। तो अगर पर प्लॉट में 3 बना लिए तो 500 रुपए तो आपका सिक्योरिटी चार्जेस कह लीजिए, कुछ इससे कम तो होता ही नहीं ना कहीं पर। बट अभी तो 2-2,500 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। चीज अगेन, और उसमें वो सारा कुछ दे रहे हैं, स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, क्लब भी दे रहे हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस सब दे रहे हैं। नहीं तो खुद के प्लॉट में बनाने का एडवांटेज क्या रहता है कि हमको स्पेस ज्यादा हमको मिल सकता है, ये एक तरीके से। हाँ, जगह ज्यादा मिल जाती है कि अभी जैसे इसकी बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 15 कमरे तो मिल ही रहे हैं, तीनों फ्लोर अगर लगा लेते हैं तो, और वो भी बड़े साइज के, काफी बड़े साइज के इनफैक्ट। हाँ, और उसको हम ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 या 3 अभी तो अभी तो पॉलिसी जैसे 3 की है तो 3 कर लिया, बाद में पॉलिसी चेंज हुआ तो वो चेंज कर लिया। और उसका सबसे बड़ी बात तो है ना कि ये चल गया तो एक जगह पर आप सक्सेसफुल हो गए तो वो वहां पर तो आप ऑनलाइन वाला भी कर सकते हैं। फिर मान लीजिए चंडीगढ़ में किया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो 3 साल में अगर सक्सेसफुल हुआ, 3 साल के बाद वो प्रॉपर्टी 6 करोड़ की बेच दी तो वो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ऑनलाइन मॉडल में शिफ्ट कर दिया। तो जहां पर आपने बैठ के काम किया वो तो ऑनलाइन चली जाएगा ना, रेपुटेशन ब्रांड तो बनी जाएगा। अच्छा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई क्वालिफाइड लोग ज्यादा नहीं चाहिए, ऑनलाइन के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बेसिकली वही है कि अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं तो इसमें एक एडवांटेज तो हमारे पास है कि अगर कोई भी और आदमी इसमें कंपटीशन में आता है, शुरू करता है, तो हमारे पास एक एडवांटेज तो है कि हम स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने किया और हमारे से ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं रखेगा। और अगर हम अब शेयर करना बंद कर दूं तो भी अभी भी मैं रोज के रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करता ही रहता हूँ। अभी बालों के बारे में लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट बताता हूँ। जब आप बाल धोते हैं पहली बारी तो आपके बालों में ज्यादा से ज्यादा ऑयल आता है, और दूसरी बार जब धोते हैं तो वो जो फोम होती है वो डेंस नहीं रहती। दूसरी प्रॉब्लम उसमें प्रैक्टिकली आ रही थी, लड़कियां कहती हमारे बाल लंबे होते हैं, हमें तो सूखने में बहुत देर लगता है, तो हम तो 2 बारी 3 बारी धो ही नहीं सकते। तो उसका सोल्यूशन ये था कि जैसे किसी ने 8 बजे नहाना है तो 6 बजे जाके स्काल्प में पानी डाल लिया, बालों में पानी डाल लिया, उसको हल्का सा डैप करके काम चला लिया, वो गीला रह गया। आधे घंटे बाद फिर आपने पानी डाल लिया, तो 2 या 3 बारी नहाने से पहले पानी डाले, 7:30 मान लो, फिर डाल दिया। अब इस प्रोसेस में क्या है, आपने बहुत हल्के हल्के उसको मसाज किया, आधा मिनट एवरी टाइम, तो बाल तो आपके 2 घंटे से गीले ही हैं। तो जो आपके डेंड्रफ होता है, जो आपकी स्केलिंग हुई होती है, वो लूजन अप हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। अब अगर आप 2 घंटे के बाद साबुन से धोएंगे तो पहली बारी दूसरी बारी भी वो फोम डेंस आएगा। ये मैं आज में एक्सपीरियंस किया। तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा ऑयल निकाल पा रहा है और ज्यादा तेजी से निकाल पा रहा है। सर, फोम का क्या कनेक्शन है ऑयल के साथ, ये नहीं समझ में था। जब आपके साबुन लगाने के बाद वो ऑयल और साबुन सोप मिलेंगे तो डेंस फोम बनेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें ऑयल होता है। जब वो ऑयल खत्म हो गया बिल्कुल, अब यूजुअल कोर्स में क्या होता है, एक बारी पहली बार लगाते हैं तो सारा का सारा ऑयल निकल जाता है स्काल्प का। अगर वो सारा निकल गया तो दूसरी बार लगाएंगे तो ऑयल नहीं होगा, सोप होगा, और सोप की फोम जो होती है बड़ी लाइट होती है, डेंस नहीं होती वो। अच्छा, ओके। अब अगर हाथ साफ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ऑयल होता है हाथों में, तो वो भी पहली बार थोड़ा सा वैसे होता है, दूसरी बार बहुत ही मतलब लाइट होता है फोम। परंतु जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, गीला कर करके 2 बारी 3 बारी में प्लेन पानी से गीला कर रहे हैं आप, के बाद सोप यूज करते हैं, तो वो दो तो मैंने कल रात को करके देखा है, 2 में भी फोम गाढ़ा ही था। तो इसका मतलब है कि वो इतना लूजन अप कर देता है कि एक बारी में नहीं निकलता, दूसरी बारी तीसरी बारी में भी निकलता है। तो वो स्पीड को आप फास्ट कर सकते हो कि जो चीज 6 महीने में होती है मैं भी महीने में कर सके। अभी भी मेरा लिमिटेड ही होता है कि 2 बारी 3 बारी कर लिया, पर उसको और स्ट्रक्चर्ड करें तो और ज्यादा तेजी से बेनिफिट मिल सकता है। आप अभी जैसे दिन में 2 बार क्लीन करते हो सोप से? मैं आजकल यूजली आपको शायद बताया था पिछली बार, मैं रात को 12 से 4 बजे तक चलने की कोशिश करता हूँ, वॉक एंड रेस।
तो उसी पीरियड के अंदर ही मैं 2-3 बारी प्लेन पानी से डाल लेता हूँ। अगर जरूरत पड़े, आजकल सर्दी तो है नहीं है, तो प्लेन पानी से जरूरत पड़े तो उसी में सोप में भी कर लेता हूँ। तो दिन में तो नहीं, पर रात को तो कर ही लेता हूँ। पर फिर दिन में भी करता हूँ तो दिन में भी ठीक चल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि उसकी स्पीड को 4 गुना 5 गुना करने के लिए ये बेटर है। सर अभी अभी इम्प्रूवमेंट क्या है ये आपको? अभी तो 1 महीना हो गया, राइट? ये करते हुए हाँ, नहीं, ऑन ऑफ है। ऑन इसमें भी गड़बड़ होती है, कभी बाहर चले गए जैसे 4-5 दिन के लिए तो। पर इम्प्रूवमेंट ये है कि जो एक जैसे पंडित की गोदी होती है ना, जहाँ बीच में सेंटर में, वहां पर बालों की डेंसिटी बहुत कम हो गई थी, ऑलमोस्ट गंजाई हो गया था। अपना वर्टेक्स की बात कर रहे हैं आप, राइट? हाँ, जो सर के एकदम टॉप पर होता है, हाँ, जहाँ पर वो चुटिया बांधते हैं ना पंडित लोग। समझ गया। हाँ, तो वहां पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 25% बाल रह गए थे। अच्छा, ओके। अभी वो 60-70% के आसपास हो गए हैं। फिर उसकी जगह वहां पर सारे नहीं, बट सर एक चीज मुझे बताइए, ये तो आप कह रहे हैं कि वहाँ हो गए हैं, लेकिन रियली नए बाल वहाँ उगे हैं? हाँ, ये तो आपको उससे पता चलता है ना, वो क्या करते हैं, एक टेस्ट, ट्राइकोमेट्री टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं वो। सर वो नए और पुराने का तो बहुत इजीली पता चल जाता है, वो नए उगे हैं वहां पर। और उसके अलावा दूसरी चीज की क्या है कि वो डेंस भी, मोटे भी बहुत है। और उसके अलावा वहां पर जो काले जितने बाल आए उसमें से मोर देन 50% ब्लैक है। अच्छा, ओके। तो उसमें अगर आप तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, डेंड्रफ वाली भी, ब्लैक वाली भी और ग्रोथ वाली भी। अगर मैं डॉक्टर से पूछता हूँ यूजली, तो शी सेज डेंसिटी जो है, जो उसका वो है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है काफी। तो बेनिफिट तो हो रहा है अब उसमें, बस अदरवाइज भी आप साबुन लगाते हैं तो स्किन ड्राई होती है, आपको पता है। और अगर आप ज्यादा उसको मसाज, कुछ लोग क्या है मसाज ज्यादा कर जाते हैं कि जल्दी हो जाएगा, तो मसाज ज्यादा करने से नुकसान होता है। आई यूजली ट्राई टू अवॉइड मोर देन 15-20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स की इन्फ्लेमेशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। तो इसी तरीके से बहुत सारी छोटी चीजें हैं। फिर बहुत सारी अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी मेरे को भी तो करीब 20 डेज के आसपास हो गया इस चीज को। तो मेरा अभी का तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि क्योंकि आई यूज मार्गो, तो उसमें ये एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि, और मैं डेली कर रहा हूँ, डेली वंस। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि बाल झड़ने तो कम हो गए, कम मतलब ना के बराबर हो गया, दिखते ही नहीं है इसमें। लेकिन रीग्रोथ वाला फैक्टर वो मुझे आई कैन नॉट फील इट। मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा अभी कैसे, अनलेस एंड अनटिल 2-3 महीने हो जाएंगे तभी मेरे को ऐसा कुछ जजमेंट आएगा। नहीं, आप उसमें कंघी करते हैं रेगुलरली 2-3 बार दिन में? हाँ, 2-3 बार कंघी करिए, 2-3 बार फिंगर टिप से भी मसाज कर लीजिए जब खाली बैठे हैं। और उसके अलावा ये वाला जो बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपका वहाँ पर अभी ठंड तो रही नहीं, तो कुछ ना कुछ जो भी पसीना आता है, वेपर्स आते हैं, या जो भी बॉडी एक्सक्रीट करती है थोड़ा सा, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑयल भी निकल जाता है। तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद वो डैमेज भी जल्दी होती है, और वो जो ऑयल का एक्सक्रीशन है वो भी कम हो जाता है। तो उसको प्लेन पानी से गीला करने का भी रखिए कि दिन में 2-3 बार प्लेन पानी से गीला करिए, तो उसको आपको प्रोग्रेस जल्दी दिखाई देने लगेगी। प्लेन पानी को गीला करने से क्या मतलब, स्किन ड्राई स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी? ड्राई स्किन नहीं, जो आपके लेयर्स स्केलिंग हुई है ना ऑयल की, जो उसकी परत बनी हुई है, वो परत लूज हो जाएगी। अच्छा। वो लूज होने से क्या होगा कि अगर आप बार बार थोड़ी देर बाद करते रहेंगे तो वो काफी लूज हो जाएगी। और उसके बाद जब साबुन से धोएंगे तो वो काफी ज्यादा ऑयल निकल जाएगा, काफी परत निकल जाएगी। एक बार परत निकल गई तो रीग्रोथ अपने आप शुरू हो जाएगी। तो मतलब एक तरीके से सादे पानी से उसको गीला करके कितनी देर रब करना? 20-30 सेकंड? हाँ, 20-25 सेकंड आराम से, 25-30 सेकंड मैक्सिमम। हाँ, तो ये वन टाइम रब करना है, कितनी बार रब करना है? हर बारी जितनी बार गीला करें। तो अभी जैसे गीला कर लिया, रब कर लिया, तो जैसे आपने 8 बजे नहाना है, हाँ, तो आप मतलब आधे घंटे बाद 2 बार करना चाहते हैं, तो एक 7 बजे, एक 7:30 बजे कर लीजिए। ओके। उसके लीव द हेयर एंड फिर उसके बाद 8 बजे जाके नहा लो साबुन लगा के। ओके। मतलब एक तरीके से पानी लग, जैसे हम बालों को तेल लगा के रब करते हैं, वैसे पानी लगा के थोड़ा रब कर दें एक तरीके से, राइट? ह्यूमिडिटी से, इस तरीके से। ओके। तो इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। ऑफिस जाने वालों की अलग प्रॉब्लम है, घर में रहने वालों की अलग प्रॉब्लम है। तो इसमें एक जो होता है ना कि आपने वहां पर गए, हफ्ते का प्रोग्राम बना लिया, हफ्ते के अलावा आप दूसरा बना सकते हैं ना,
₹1000 रजिस्ट्रेशन के लिए ले लो कि वह जब बंदा आएगा उसकी चेकअप होगा, उसका पर्चा वर्चा बनेगा, उसका डिटेल्स लिखी जाएंगी। और ₹1000 पर डे का ले लो, जिस दिन जिसका मन करे वो छोड़ जाए। कोई ये नहीं कि मिनिमम 7 दिन करना है, 10 दिन करना है, 15 दिन करना है। रिजल्ट तो लोगों को 2 दिन में मिल जाता है। आप खाना अच्छा दोगे और बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा तो आई थिंक कोई भी माइंड नहीं करेगा। 2 लोग फैमिली के आए, 3 लोग आए, उसमें ₹1000 पर डे का पड़ेगा तो नोबडी विल माइंड। उनके लिए तो वो पिकनिक ही हो जाएगी। मतलब फीलिंग उनको पिकनिक का ही आना चाहिए। जगह इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्राउडेड पूरा जहाँ होता है ना, पूरा सीमेंटेड है, फ्लैट है, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। दिस प्लेस इज वेरी ओपन विद मतलब गुड लैंडस्केपिंग। ओके ओके। तो इसमें तो प्रीमियम प्रॉपर्टी है इसीलिए। तो इसी तरीके के प्रीमियम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एक जगह हो जाए ना तो मुझे उम्मीद है कि जो रेट मार्केट का रेट होता है 50% पर तो मिल ही जाएगा। वील गेट प्रेफरेंस इन अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स कह लीजिए या प्लॉट्स कह लीजिए। वो अपने आप को पिच करने के ऊपर है ना। सॉरी, आपका क्या प्लान है, मतलब कि कितने लोगों को कन्विंस करेंगे आप इस चीज के लिए? मेरे हिसाब से तो इट ऑल डिपेंड कि हाउ मच पीपल आर विलिंग टू पिच इन। फॉर्मेट जो है, आई डोंट थिंक एनीबडी वुड ट्रस्ट एनीबडी सो मच। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। लिमिटेड कंपनी बनाने का मतलब कम से कम 50,000 रुपए तो शुरू में लगेगा। फिर उसके ऊपर कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की बात है तो ऑथराइज कैपिटल भी उतना होना चाहिए। बस यही है। और उसके बाद अगर आप 10 लाख या 5 लाख जो भी आपको ठीक मतलब आप समझते हैं, आप बताइएगा, सजेस्ट करिएगा कि हाउ मच इंडिविजुअल विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट। तो उसके लिए बल्कि 2-3 ऑप्शन रख सकते हैं, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो अगर लोग 10 लाख वाले आते हैं तो 2 करोड़ 20 में ही हो जाएगा। और इसमें जिन लोगों को बेनिफिट मिला है वो लोग भी पिच इन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए बहुत कम पैसे हैं, उसमें कर सकते हैं। उसमें सारी चीजों को हाईलाइट करके प्रॉपरली करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा था 1-2 वीडियो बनाने का या कुछ करने का। आप वीडियो मतलब ऑडियो के बजाय अगर वीडियो प्रेजेंटेशन रखेंगे इसका तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वीडियो ही रखूंगा, ऑडियो तो नहीं। और सर अभी अभी हालात कैसे चल रहे हैं आपके उधर कोरोना के? पता नहीं, कह तो रहे हैं कोरोना है, बट मेरी नॉलेज में तो मेरे को तो मेरी जान पहचान वालों ने तो किसी ने नहीं बताया कोरोना हुआ है। लास्ट ईयर तो फिर भी था, किसी को नवंबर दिसंबर तक भी हुआ, जनवरी तक भी हुआ। अभी तो कोई न्यूज नहीं है किसी जान पहचान वाले। सेकंड वेव का तो भी मतलब हमारे साइड पे तो बहुत ज्यादा कर दिया है सेकंड वेव के चक्कर में। पूरा मतलब एक तरीके से अभी लॉकडाउन ही चल रहा है। एक नहीं, दिल्ली में भी लॉकडाउन हो गया पार्शियल, रात का 10 बजे से 5 बजे तक का। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ पे तो भी शाम को 6 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ऐसे टाइप से शाम से लेकर सुबह तक पूरा। दिल्ली में प्रैक्टिकली 10 से 5 किया है, पर पता नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा तो रही नहीं। अभी कुछ ज्यादा दिक्कत तो है नहीं है, अनाउंसमेंट तो करा हुआ है। मतलब अभी तो ऐसी हालत है कि 6 बजे के बाद निकलना बंद है घर से, फिर सीधे सुबह 6 बजे के बाद ही जो भी है। हाँ, तो बिजनेस तो ठप करेगा ही, उससे बिजनेस का तो और जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें महाराष्ट्र के अंदर आई थिंक ड्यूटी कंसेशन वाज देयर। आई थिंक 2% कम किया था, 6 से 4 पर किया था। 33% ड्यूटी कम कर दी ऑन रियल एस्टेट ट्रांसफर के केसेस में। दिल्ली में 20% का रिबेट दिया है इन द सर्कल वैल्यू। तो और चंडीगढ़ में भी 6% से 4% कर 2% कम किया। सो उसका इंडिकेशन तो यही है कि सब जगह प्रॉपर्टी गिर रही है। और अभी तो इसका इम्पैक्ट 2 साल चलेगा, 6 साल चलेगा। कोरोना कुछ नहीं कह सकते। अभी तो लोगों को ये भी थोड़ी सी उम्मीद थी पहली वेव के बाद में कि यार ये तो 1 साल में रिकवर कर जाएगा। बट सेकंड वेव में अब देखो लॉकडाउन कितना करते हैं, उसके बाद जितने लोगों को 1 लाख। आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, मतलब जो भी अभी वैक्सीनेशन भी तो हो रही है, बढ़ भी रहा है, दोनों चीज साथ साथ हो रही है, इसमें ऐसा लगता है कि ये अभी it will go on this way, like every year there will be lockdowns, every year there will be 10 साल तो कहीं नहीं जाते। अच्छा। और इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम। हमारे वाले सिस्टम में किसी को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो नहीं होगा कोरोना। मेरे को हुआ था, बट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसका कि उसके कुछ रीजन थे। तो मेरे हिसाब से जो भी इसको फॉलो करेगा उसको कोरोना होगा ही नहीं, 1 दिन के लिए भी नहीं होगा बुखार उखार।
यहाँ पे लेकिन हमारे यहाँ रेंट तो कम हो गए हैं, ये तो विजिबिलिटी दिखी है मुझे, लेकिन प्रॉपर्टी रेट जो इस तरीके से आपने बोला था उतने कम नहीं हुए हैं, या तो क्योंकि सबको उम्मीद है, कोई भी बेच नहीं रहा, हर हाँ कोई ये सोच वैसा रहा है भी कि हो बढ़ रहा जाएगा। भाई अभी तो है। मैं बताऊं, हमने एक प्रॉपर्टी बेची थी क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं थे उस डील में। वो उसके कुछ और कारण थे, फैमिली रीजन से। बट जो हमारी फैमिली का दूसरा मेंबर था, उसने वो प्रॉपर्टी नहीं बेची, रखी, बनाई, और वो बेचने के चक्कर में है, और वो भी प्रीमियम पर। अभी एक दो बार किसी से बात करी, वो तो अभी रेट पहले का भी 20-30% ऊपर ही बता रहा है हर कोई। तो जो रियल पिक्चर है वो तो कोई नहीं बताता, ड्रामेबाजी खूब होती है, 24 घंटे होती है। हर कोई बोलता है कि बहुत बढ़ गए, बहुत। जहां जाओ, बल्कि चंडीगढ़ में हम जहां भी गए ना, अरे 3 महीने पहले तो 60 लाख में मिल रहा था, अब तो 80 में मिल रहा है, इतना इंक्रीज बताते हैं। और जब लेने जाओ तो वो 80 में भी नहीं मिल रहा। तो लोगों को कंफ्यूजन तो है कि इसके बाद में कुछ चमत्कार हो जाएगा, पर नहीं होगा कुछ भी। अभी तो हमें बताया कि पिछले मतलब जो चीज पहले 80-90 की मिल रही थी, अब वो 120 की मिल रही है, हम उसमें भी लेने को तैयार हो गए, बट डील हो ही नहीं रही। सर ये नॉर्मली हमारे मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, हम जो प्रॉपर्टीज बनती हैं नॉर्मली हमारे इंडिया में, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी रहती है? लाइक कितने टाइम बाद इनको कंपलसरी इनको रीमेक मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी कंपलसरी तो कोई रूल नहीं है, नहीं कंपलसरी का कोई रूल नहीं है। और अगर आप इसको प्रॉपरली बनाते हैं आज की डेट में, पहले तो ऐसी बन जाती थी, मतलब उसके वो भी नहीं डालते थे, फाउंडेशन भी प्रॉपर नहीं होती थी। अब तो बीम वीम से कम बात ही नहीं होती, और उसमें भी जो अगर कोई ब्रांडेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, तो उसका जो है आपको एक प्रूफ भी बनाते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से ब्रांडेड प्रॉपर्टी टाइप से ले तो 100 साल तो कहीं नहीं गए। 100 साल टिकेगी इतनी प्रॉपर्टी? 100 साल तक? सर जो बढ़िया ढंग से बनी है, जिसमें बीम वीम है, सब कुछ है, उसमें दीवारें तो डैमेज होंगी, दीवारों को दोबारा खड़ा करने में कितना पैसा लगता है? अगर आपको 1 करोड़ रुपए लगा है तो 10 लाख 5 लाख में आपकी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि क्योंकि कंक्रीट की चीज तो कहीं नहीं गई, तो ज्यादा से ज्यादा तो दीवार और सीमेंट में ही प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होती। अब जिस मकान में मैं रहता हूँ, उस मकान में 8 साल से रह रहे हैं हम, 7.5-8 साल हो गए। 8 साल से उसमें मतलब व्हाइट वॉश तक नहीं हुआ, डिस्टेम्पर तक नहीं हुआ, एज इट इज पड़ी है, कहीं से कोई खरोंच नहीं आई, कुछ नहीं आई। जो कहीं से सीलन विलन आ जाती है, बस वही थोड़ा सा पोर्शन गड़बड़ करती है, अदरवाइज तो हम पहले भी जहाँ रहते थे वहां पर भी हमारे 8-8 10-10 साल। लेकिन सर वो जो सीपेज है वो भी तो एक बड़ा इश्यू है, राइट? सीपेज एक बड़ा इशू है, बट दैट कैन बी टेकल। लोग कह रहे हैं कि आजकल तो उसमें माइवन टेक्नोलॉजी एक कहते हैं कि जिसमें पूरा का पूरा कह रहे हैं कंक्रीट का ही बनता है। आपने माइवन सुना है? नहीं। माइवन में क्या होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, आपका एक फ्लोर जो डलता है वो 15-20 दिन में डलता है। यहाँ पर वही फ्लोर आपके 15 दिन में 2 या 3 डल जाते हैं। उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम की वो होती है, एल्यूमिनियम की ढांचा होता है, तो उस एल्यूमिनियम के ढांचे में कंक्रीट भर देते हैं। तो पूरा जो सिस्टम होता है वो कंक्रीट से बनता है, पूरा फ्लैट कंक्रीट से बनता है। तो उसमें अंदर से आपको प्लास्टर करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा का सीधा उसमें व्हाइट वॉश मारो, छुट्टी। तो पहली बात तो क्योंकि उसमें नीचे वो नहीं है, उसमें लेकिन वो तो होती है ना अपनी रीइंफोर्समेंट तो होती है ना भी ना उसमें। क्या की रीइंफोर्समेंट? वो जो सलियां अंदर रहती हैं वो हाँ वो तो होता ही है ना, वो तो होता है। अच्छा। अगर सॉरी उसका मुझे पता नहीं, पर वो कंक्रीट की होती है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। सर ये का मुझे ठीक से आइडिया नहीं, बट उसका जो क्योंकि पूरा ही कंक्रीट का बना होता है, तो कंक्रीट में तो सीपेज वीपेज का मतलब ही नहीं ना, उसमें तो आप कील भी नहीं ठोक सकते। तो उसमें कील ठोकना है, जो भी काम करना है वो मतलब प्री प्लान्ड ही होता है, पहले से जब पूरा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तभी उसमें होता है। तो उसमें जो भी बिजली के डब्बे बनने होते हैं वो पहले से ढांचा ही उस तरीके से होता है। तो बिजली के पॉइंट कहाँ होंगे वो भी डिसाइडेड होता है। अच्छा, ओके। तो आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप उसकी स्ट्रेंथ का उसी से आइडिया लगा सकते हैं। ये कंक्रीट को तो तोड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो मशीनों से टूटता है, हाथ से कहाँ टूटता है कंक्रीट तो। हाँ अभी जैसे हमारे साथ में मकान बन रहा है, 2 महीने हो गए, टूटने में लगा हुआ है। ओके। हाँ वो ये टेक्नोलॉजी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं। और एक दूसरा होता है, एक लाल पत्थर वाली, लाल ईंट वाली होती है, और एक होता है आजकल ब्लॉक्स की। तो उसमें ये जो ऐश क्या होता है,
ऐश वाला के ब्लॉक्स बनते हैं, उसमें सीमेंट पोर्शन भी यूज होता है, वो ग्रे होते हैं। तो उसमें जो ईंट होती है ना वो स्ट्रेट होती है, तो उसमें भी प्लास्टर की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें भी बस वो लगाया ठीक से और उसके ऊपर सीधा डिस्टेंपर वगैरह कर दिया, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप समझ सकते हैं कितनी कम हो जाती है। ओके। नहीं, ब्रिक्स मतलब वो नॉर्मल ब्रिक्स नहीं रहती है, डिफरेंट टाइप नहीं, वो डिफरेंट होती है। वो ऐश क्या बोलते हैं उसको, जो ऐश नहीं होती, ऐश की बनती है, जो कोल ऐश होती है। अच्छा, ओके। उसकी बनती है और उसमें सीमेंट होता है साथ में, तो वो भी एक तरीके से हार्ड होती है, मतलब उसका भी लाइफ अच्छा है। पर सबसे अच्छा तो ये जो माइवन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें एल्यूमिनियम के वो ब्लॉक्स होते हैं, एल्यूमिनियम का मतलब वो पूरा खांचा होता है जिसके अंदर मतलब आपको उस एल्युमिनियम के साँचे से उसको डाला जाता है बेसिकली, ऐसे कहना चाहते एल्यूमिनियम का साँचा, तो उसमें मतलब मिक्सचर बना के, कंक्रीट बना के उसको लिफ्ट से या उसे क्रेन से डाल देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद 2-3-4 दिन के बाद उसको निकाल देते हैं। हैं? ओके, ओके, गॉट इट। तो उसमें जो फ्लोर होते हैं ना, जो छत डलती है, छत को मिनिमम 15 दिन बाद डालते हैं ना कि सूख जाए वगैरह करके, हाँ, हाँ। तो ये 15 दिन में 2 डाल देते हैं। अच्छा, ओके। हम्म। इसमें बेसिकली आपकी लेबर कॉस्ट बहुत बच जाती है, टाइम बच जाता है। तो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगने हैं, हम्म, तो वो 100 करोड़ रुपए की आप रिकवरी तो शुरू कर दोगे ना 6 महीने बाद। अगर मान लो 1 साल में बनना है, तो वो 6 महीने में बन जाएगा, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई उसमें। फिर इसमें लेबर कम लगती है, सारा लिफ्ट मतलब क्रेन वगैरह से काम होता है। फिटिंग मीटिंग सारी कुछ मैनुअल, मतलब फटाफट से लगाया, खटाखट करके कर दिया। अगर आपके 10-15 की भी लेबर है, तो आपने पूरा का पूरा एल्यूमिनियम के वही फिक्स कर रहे हैं ना आपके नट बोल्ट से, तो नट बोल्ट से फटाफट फिट किया और खटाखट करके डाल दिया, तो लेबर की जो मेहनत होती है वो भी कमी होती है, तो यह भी काम और नहीं है। और सर मुझे एक बात बताइए इसमें, अगर कोई सपोज किसी के पास प्लॉट है हम्म, और वो अपना सिर्फ एक सिंगल फ्लोर वाला घर बनाता है, सिंगल फ्लोर जिसके हम्म, कि हम्म, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, ओनली हम्म, सिंगल ये हम्म, डुप्लेक्स नहीं, सिर्फ सिंगल, तो उसमें अगर ऊपर अपने मकान को वो बढ़ाता है, हम्म, डुप्लेक्स करता है, ट्रिप्लेक्स करता है, हम्म। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है ये मल्टीपल्स में रहती है या थोड़ा एडिशनल कॉस्ट में वो हो जाता है बेसिकली, थोड़ा ये मैं कहना एडिशनल चाह कॉस्ट में होता है, पर उसकी लिमिट होती है ना, कि अगर आपने पहली बार जो बना रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बनाया, आपने ये सोच के नहीं बनाया कि उसके ऊपर 2 फ्लोर 3 फ्लोर या 1 फ्लोर और बनाना है, रहा तो मेरे ख्याल से 2 फ्लोर तक तो खींच जाते हैं, पर वो अर्थक्वेक प्रूफ वगैरह नहीं होती, वो बिना फाउंडेशन, प्रॉपर फाउंडेशन के बना देते हैं। नीचे कंक्रीट नहीं होती, जो उसकी फाउंडेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। आजकल गवर्नमेंट ज्यादातर अर्थक्वेक प्रूफ वाले ही इंसिस्ट करती है। वो अर्थक्वेक वाले जो होते हैं ना, वो 8-8 तक का जो होता है अर्थक्वेक, उसको सह जाते हैं। इवन जो अच्छा। हाई राइज है जिसमें 25-25 फ्लोर्स हैं, वो भी मतलब इस तरीके से बनाए जाते हैं। टेक्निकली उसको बताया तो यही जाता है कि 7-8 तक तो सह लेंगे, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। ओके। मतलब अगर उसको सही तरीके से बनाया जाए तो हम्म। थोड़े एडिशनल कॉस्ट में आपका सेकंड और थर्ड फ्लोर भी बन सकता है उसी में ऐड करके, राइट? हाँ, इकट्ठा ही बना लेना चाहिए। इकट्ठा बनाने में आपको अलग अलग लेंगे ना, तो लेबर कॉस्ट या दूसरी जगह बहुत हाँ, सारी हाँ, चीजें हाँ, होती हाँ। हैं, फिर उसके बाद टाइम का भी होता है। आपने अगर इकट्ठा करना है तो सीधा सीधा इकट्ठा लकड़ी आएगी, इकट्ठा उसका जो भी आप आरे से कटवाएंगे या जो भी डिजाइन बनवाना होगा वो एक साथ बन जाएगा। इसमें अगर आप एक एक फ्लोर बनाएंगे तो उसमें एक एक लेबर ज्यादा लगेगी। लकड़ी ले ली, फिर उसको छील रहे हैं, काट रहे हैं, रद्दा लगा रहे हैं। आजकल तो हर चीज की मशीन होती है ना। और अगर आपको एक फ्लोर बनाना है, 4-5 दरवाजे, 8-10 खिड़कियां हैं, तो उसमें फिर मैनुअली काम कर लेते हैं लोग। अंडरस्टूड। प्रोजेक्ट्स होते हैं तो प्रोजेक्ट्स में तो हर चीज मशीन से होती है ना, लेबर का जो एक्चुअल मेहनत होती है वो तो बहुत ही कम हो जाती है। माइवेन टेक्नोलॉजी में ये लोग रेट बढ़ा देते हैं, पर एक्चुअल में तो लेबर भी कम लगती है, फाइनेंस कॉस्ट भी कम होती है, सब कुछ ही कम होता है। बढ़ता तो सिर्फ एल्यूमिनियम का खर्चा ही है, और तो कुछ नहीं है। वैसे ऐसे वो अभी इस टाइप के बनने शुरू हो गए इंडिया में? हाँ, सब जगह बन रहे हैं, चंडीगढ़ में भी बन रहे हैं, यहाँ पर गुड़गांव में भी बन रहे हैं, तो बनने तो शुरू हो गए 2-3 साल पहले। अच्छा। पर ये जो फ्लाई ऐश होती है, फ्लाई ऐश वाले तो बन ही रहे हैं।
एक वो मैंने देखा है, जो एक बड़ी ब्रिक्स रहती है ना, वो वाली ब्रिक्स तो मैंने देखी है, उससे तो काफी अच्छा, वो ज्यादा पॉपुलर हो गई है, मतलब नॉर्मल ब्रिक्स नहीं, नॉर्मल ब्रिक्स के 3 ब्रिक्स के बराबर उस साइज की एक ब्रिक हाँ, रहती है। वही फ्लाई ऐश की वो बनती है ना, हाँ हाँ बड़ी सी हाँ, होती वो है। मैंने देखे हैं, वो काफी पॉपुलर भी हो गई है ब्रिक्स। हाँ, उसी में तो कह रहा हूँ ना कि उसमें लोग कहते हैं कि मतलब वो हो जाएगा कि आपका सीलन नहीं आएगी। मेन अच्छा कहानी तो सीलन ही खराब करती है, पर सीलन का अगर कहें तो उसको रिपेयर का खर्चा ज्यादा नहीं होता है, अच्छा। फटाफट हो जाता है। हम्म। अब जो हमारा तो लैंडलॉर्ड कोई बहुत वो रईस नहीं है, वो बहुत प्रोफेशनल भी नहीं है, उसने जो बनाया हुआ है। इवन इसी में मैं बताता हूँ कि इसी में मतलब एक दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं, और हमारी नेग्लिजेंस की वजह से गड़बड़ होती है। अगर वो नेग्लिजेंस ना हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम ना हो, अगर मान लीजिए वहां पर ऊपर छत पर भी सीमेंटेड कर दिया होता, फिर तो पानी रुकने का मतलब नहीं है, और अगर पानी नहीं रुकेगा सीपे जाने का मतलब ही नहीं है। ये तो लोग थोड़े से पैसे 10-20 हजार रुपए बचाने के लिए ऊपर से वो कराते नहीं है सीमेंटेड उसको, और फिर वो गड़बड़ कर जाता है प्रॉपरली। अगर उसकी ऊपर से सीमेंटेड मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? छत लोग ऐसी छोड़ देते ना, छत पे अच्छा। प्लास्टर वगैरह भी नहीं कराते, ईंटें डली हुई हैं, उसमें बीच बीच में प्लास्टर लगा हुआ है, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। वहां पर हम्म। मिट्टी विट्टी आती है, वो उसमें फंस जाती है मिट्टी, और मिट्टी आने के बाद में अगर बारिश आती है तो इस मिट्टी को लेके सबसे पहले वो जो नाली होती है ड्रेनेज का वहां चले जाती है, और वहां रुक जाता है वहां पर वो। अगर इसी की जगह आपका सीमेंटेड प्रॉपर हो, फ्लोर जैसे घर में अंदर का फ्लोर होता है पूरा ऐसे ही छत बना के छोड़ दो, तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा, मतलब अगर प्रॉपरली सीमेंटेड हो तो फिर देन इट कैन नॉट सीप इनसाइड, हाँ, अगर राइट? कंक्रीट से बनाया है, अगर प्रॉपर अच्छे से बनाया है तो वो सीप नहीं करेगा किसी भी हालत में। और उसके अलावा जो ड्रेनेज होनी चाहिए, वो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। हम्म। अच्छा, ड्रेनेज आप सिस्टम से आप कहना चाह रहे हैं कि जो पाइप्स हैं, पाइप का मटेरियल बोल रहे हैं, आप किस टाइप से बोल रहे हैं पाइप का ड्रेनेज मटेरियल? मटेरियल नहीं, जो पाइप होता है, अब जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम क्या होती है, नाली होती है, नाली के आगे पाइप होता है। अभी मैं हम्म बात करते करते एक आइडिया आया मेरे को। हम्म आप हमेशा 2 पाइप लगाओ, हम्म एक पाइप होना चाहिए जमीन से 3 इंच 2 इंच ऊपर होना चाहिए, हम्म। मतलब 2 राउंड लेकर उसको आगे से ज्वाइंट कर दो, जो वो ठीक है। नीचे जाते हैं। पहले तो हुआ जो उसको कनेक्ट करते हैं, जो छत के पैरेलल है, हम्म। उस पैरेलल में 2 भरो, 1-1 इंच ऊपर हो या 1 इंच या आधा इंच, जितना भी, थोड़ा सा ऊपर हो हल्का सा। हम्म तो जो मिट्टी आएगी वो नीचे वाले में जाएगी, तो नीचे वाले पाइप को चोक करेगी, हम्म पर ऊपर वाला पानी बहता रहेगा। हम्म और ऊपर वाला पानी बहता रहेगा तो मोस्ट लाइकली मिट्टी भी वहां से हटा देगा, तो 90% मिट्टी हट गई वहां से, और हम्म 10% जो पानी रहेगा वो धूप से भी उड़ जाएगा, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। कुछ घंटे के अंदर, 2-4-5 घंटे के अंदर सीपेज नहीं होती, सीपेज होती है 24 घंटे से ऊपर पानी खड़ा रहने पर। अच्छा। तो ओके। उसके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, बट ढूंढने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। वो हम्म। एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, ये वाला काम करता है, कुछ और काम करता है, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो काम करेगा। वो पाइप का हम्म जो मुंह है उसको चेंज कर दो। हम्म। नहीं नहीं सर, जिन लोगों के, मतलब ये आप कह रहे हैं कि जिनके इंडिविजुअल होम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, राइट? हम्म। लेकिन मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट सिस्टम में रह रहे हैं। इस अगर इफ अपार्टमेंट दे। सिस्टम में भी जब बन रहा है, जो छत है जो वहां पर कर ले। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स 2-3 तरीके की होती है। सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम होती है कि हम पाइप्स को दीवारों के अंदर लगाते हैं, हम्म। तो वो दीवारों के ऊपर होने चाहिए पाइप। अच्छा। ओके। अगर ऊपर होंगे तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप खटाक से 5 मिनट में मार्केट से लाओगे, दूसरा अपने आप लगा के छुट्टी करोगे, 200-500 रुपए की लेबर में काम हो जाएगा आपका। हम्म। अगर वही चीज दीवार के अंदर है तो हर आदमी सोचता है यार इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, तो करते ही नहीं है। अगर करेंगे तो आप समझ। पैच पड़ जाएगा। तो जब तक हम्म। वो मतलब सर से ऊपर बात ना चले जाए तब तक कोई करता नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये कह रहे हो, जब तक पूरी दीवार डैमेज नहीं हो जाए सीलन वीलन की वजह से, तब तक कोई करता ही नहीं काम को। अब यूके में मैंने कहीं पढ़ा था कि इवन जो बिजली की वायरिंग होती है ना, हम्म वो भी दीवार के ऊपर होती है। आप उसके ऊपर का जो मटेरियल है जिससे वो बनेगा उसको अच्छा कर दो, हाई क्वालिटी का कर दो। ऊपर बना हुआ है, आपने पेज को 2 खोले, वो पूरा खुल गया, जो भी पाइपलाइन है उसको चेंज कर दिया, या जो भी जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको खत्म कर दो 2 मिनट में। हम्म। सेम चीज वायर का है, आपकी वायर अंदर से जल गई, आप किसी भी बिजली वाले को बुलाओगे, रीवायरिंग कराओगे, पता नहीं कितने हजारों रुपए ले लेते हैं। हम्म। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। तो बेसिकली यही है, तो जो भी चीजें हैं उसको अगर करते ठीक से करते तो हो जाता है। ये बट आप क्या कर रहे हैं, ये वायरिंग का जो है उसको पूरा इंसुलेट कर देना चाहिए पाइप्स के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं आप? इंसुलेट क्या, पाइप ऊपर से होनी चाहिए जो कि ऊपर से खुल जाए 2 पेच लगा के। हाँ 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 हाँ। उसको अच्छे से डिजाइनिंग होना चाहिए ताकि वो बुरा ना लगे।
हाँ। उसमें आपका बाद में क्या होता है कि अगर कहीं आग लग जाए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में तो पूरी पूरी बिल्डिंग चल जाती है। और उसके बाद उसको रिपेयर कराने का भी होता है झंझट, तार को बदलने का भी। हमारे यहाँ पर आग लग गई थी, हमारा रेस्टोरेंट जो है ना उसमें एक रात को आग लग गई, क्योंकि उसकी सारी वायरिंग अंदर हो रही है, कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद हमने काम चलाओ काम तो कर लिया हमने, बाई चांस वो लड़का थोड़ा सा हिम्मती था, आग तो बढ़ गई थी तो उसने फटाफट से पानी भी डाल दिया, जबकि वो इलेक्ट्रिकल फायर थी, उसमें पानी भी डाल दिया, उसने बुझा भी दी था 5-7 मिनट में। अगर वो 1 मिनट 2 मिनट का भी डिले हो जाता तो पूरी पूरी मतलब पता नहीं कितने मकान चल जाते, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता उस दिन। ओके। यही चीजें अगर ओपन में हो तो अगर आपको एक जगह आग लगी, आपने 2 पेज खोले, फटाक से उसकी पूरी पूरी तार को तोड़ के अलग करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कितनी दूर तक है कितनी दूर तक नहीं पता ही नहीं चलता ना। अंडरस्टैंड। तो मतलब ये जो पाइपिंग होती है इंडिविजुअल होम्स की, ये भी एक्सटर्नल होनी चाहिए एक तरीके से, आप कहना चाह रही है। कर दो, ड्रेनेज सारा सिस्टम ही ओपन कर दो, सीलन आएगी नहीं। ड्रेनेज का सिस्टम ही ओपन कर दो, ये मैं नहीं समझा सर। ओपन मतलब बाहर रहना चाहिए, दीवार के अंदर नहीं होना चाहिए, सीमेंटेड कंक्रीट में नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। मतलब प्लास्टिक की पाइपिंग बाहर से दिख रही है। प्लास्टिक की आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई ना, आज की डेट में पुराना वाला काम तो है नहीं कि वो पत्थर की बन रही है। आजकल तो प्लास्टिक भी ऐसा है जो 100 साल चल जाता है। ठीक है ना, तो उस प्लास्टिक में अगर वो अच्छा है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर नालियां वालियां डली है गवर्नमेंट का, तो उसमें बिजली की जो तारें थी उसके जो पाइप से वो बहुत स्ट्रांग और बहुत बढ़िया है, वो 100 साल तक भी कुछ नहीं होता, ट्रक भी ऊपर से निकले तो भी नहीं होता कुछ। तो अब टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हो रही है। अब आपने किसी ने घटिया लगा रखे आज से 20 साल पहले, वो सारे सड़गल गए, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दीवार ही तोड़नी पड़ेगी। कोई चीज बाहर से हो तो खटाक से खोला बंद कर, मतलब कर दिया, उसमें लेबर कॉस्ट भी नहीं, खुद ही कर दो। मतलब होना तो ऐसे ही चाहिए ना, डू इट योरसेल्फ। आपकी जो ये नहीं आ रही आजकल एलईडी ट्यूबलाइट्स, पहले तो उसको फिक्स करना पड़ता था पेज वेज से, क्योंकि थोड़ा सा मेटल का होता था, भारी होती थी। अभी मैंने लिया तो वही हो रहा था कि लेबर को बुलाओ, उसमें मतलब एक बारी में लेकर आया तो वो आ नहीं रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सेलो टेप लगा दी ऊपर, वहां तक टिकी हुई है। और सेलो टेप की जगह 2 साइडेड टेप नहीं होती, आपका अगर टाइल्स पर लगानी है वो लगा दो, उसी से काम चल जाता है। वो टेप आप किसके ऊपर लगा रहे हो? ये सेलो टेप तो मैंने, हाँ एलईडी के ऊपर व्हाइट वाली सेलो टेप थी, वो लगा दी और साथ में दीवार के ऊपर लगा दी। मेरा वहां पर टाइल्स थी वैसी, एक जगह टाइल्स थी एक जगह नहीं भी थी, जहाँ नहीं भी थी वहां भी मैंने वो टेप लगा दी, बस 2 मिनट 1 मिनट में लग गई, 2 तारें कनेक्ट करी लगा दिया। ओके। तो इसी तरीके से वो नहीं होता आजकल वैक्यूम वाले, वो बढ़िया वाले वैक्यूम वाले बनाओ, पीछे वो लगाओ, उसको खटाक से उसमें लगा दो। आप उसका खांचा बना सकते हैं ना, उसके 2 लेग्स बना दिए, एक खांचे में फंसा दिया और एक दीवार पर लगा के उसको बस प्रेस कर दिया, लग गई 1 मिनट में। और भी बहुत सारे तरीके निकल जाते हैं। आपकी तार है, जो तार नहीं होती, जो तार छोटी होती है, वो तार ही ऐसे सॉकेट में होनी चाहिए, पीछे सॉकेट है, उसको बस थोड़ा सा प्रेस किया सॉकेट में लग जाए, वो जैसे मेल फीमेल नहीं होता। तो जो तार के इसमें वो एक ऊपर से ढक्कन सा लगा होता है ना, उसमें से तार निकली होती है, उस ढक्कन के 2 पेज खोलो, फिर उसके ऊपर लगाओ, उससे कैसे करना पड़ता है। तो उस ढक्कन की क्या जरूरत है, उस ढक्कन की जगह एक दूसरा फिटिंग ले लो, जैसे मेल फीमेल का तो आप समझ ही गए ना, प्लग और उसका। समझ गया। हाँ, तो उस तरीके का डाल दो, जब भी कोई ट्यूबलाइट या कुछ चीज फिक्सर चेंज करना पड़े तो आपने उसको बस मेल वाले को निकाला, ऊपर से दूसरा मेल वाला लगाया, खटाक से प्रेस किया, लग गया। तारों वारों को जोड़ने का झंझट ही नहीं होना चाहिए। तारों से बिजली का करंट लग सकता है, लोग तो डरते ही ना, 90% लोग तो आजकल जानते नहीं कैसे अपने आप करना है। और उससे फिर क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बट फिर भी मेरे समझ तो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जबरदस्ती लोगों को ऑक्यूपाई करने के लिए आज की डेट में लोग कितने बिजी हैं। 2-2 4-4 घंटे का जॉब होना चाहिए, जितना पैसा जितनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब में इक्वली बांट दो, सब खुशी रहो। है वो भी है। और अब आप यूएस में देखिए, आप ये प्लम्बिंग और ये जो इलेक्ट्रिक वाला जो काम होता है ना, ये अभी यूएस जैसे डेवलप सिटी में भी प्लम्बिंग प्लम्बर्स और ये जो हमें लगता है कि छोटा काम है, लेकिन दे आर हाईली पेड, हाईली बहुत ज्यादा पे करते। सर एक टायर नहीं बदलते, इतने का टायर नहीं आता जितना वो टायर बदलने की कॉस्ट लगती है वहां पर। एक बंदा ऑस्ट्रेलिया गया है, उसने कुछ ट्रक ड्राइवर बनाया वहां पर, तो इसे कि वहां पर तो जरा सा पहली बार भी पंक्चर होता है तो टायर बदल देते हैं, टायर कोई पंचर नहीं लगाता।
यहाँ तो जब तक घिस घिस के उसके दम नहीं निकल जाए। अच्छा सर, ये एक चीज आप लास्ट टाइम मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन वो बात रह गई थी। बच्चों का ना अभी ऐसा हो गया ना, ये इवन ये अभी तो ऐसा हो गया कि दे आर द स्कूल अथॉरिटीज आर सेइंग कि इट विल बी नाउ नेक्स्ट ईयर विल आल्सो बी अ ऑनलाइन स्कूलिंग काइंड ऑफ। ये ऑनलाइन स्कूलिंग जो है ना, अगर बच्चे ऐसी ऑनलाइन स्कूलिंग ही करते रहेंगे आगे, तो जो चीज जिस वजह से हम स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग जो हम करते हैं बेसिकली एक जैसे कि हम जो ट्रेडिशनल स्कूल होते थे उसमें एक टीचर टू स्टूडेंट का एक टच रहता था। कोई टच नहीं रहता था सर, कोई टच नहीं रहता था। सी देखो यहाँ डिस्कनेक्ट फील होता है इनको। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। सी जो टीचर और वो जो कनेक्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा लड़का जब मेरे ख्याल से 6-7 स्टैंडर्ड में था ना, तो उन दिनों उसने ट्रिपल सेंचुरी बड़ी मारी थी, अपना क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग ने। तो उसका जो कोच होता था, मुल्तान की बात कर रहे हैं, मुल्तान टेस्ट की बात कर रहे हैं ना? टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं, मतलब इसका जिसमें वो टॉप पर चल रहा था ना ये सहवाग। तो उस समय क्या हुआ कि उसका जो कोच था वो दिल्ली में हमारे बगल में ही रहता था। तो बच्चों के स्कूल में उन्होंने कांटेक्ट किया कि भैया बच्चों को हम ट्रेनिंग दे देते हैं। तो उसका शायद रजिस्ट्रेशन या स्टार्टिंग जो था वो 1000 पता नहीं 4000 रुपए था। मंथली फीस वॉज 1000 रुपीज। अब सहवाग उस समय इतना पॉपुलर था और क्रिकेट में तो पैसा था ही। तो मेरी वाइफ ने मेरे लड़के के लिए बोला इसको भी करा देते हैं। मैंने क्या जरूरत है, अभी 6ठी-7वीं में है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, नहीं कराना है, बाकी लोग भी करा रहे हैं। तो 100-150 बच्चे हो गए जो कोचिंग लेने के लिए तैयार हो गए। तो स्टार्टिंग का पैसा तो उसने पीट लिया। फिर उसके बाद कोच ने खुद थोड़ी आना है। फिर उसके बाद मैंने कहा एक बात बताओ, इनकी प्रैक्टिस होनी है 1 से 2 घंटा रोज। 2 घंटे मान लेते हैं, 120 मिनट हो गए, 120 बच्चे हैं, तो किसको कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट में क्या होगा, क्या बताएगा और क्या कराएगा। अल्टीमेटली वही होता है, शुरू के 2-3 महीने जोश होता है, फिर धीरे धीरे करके बीन आउट हो जाता है। मेरे ख्याल से 6 महीने से पहले वो पैसे वैसे जो खाने थे वो तो ले लिया जितने दिन आया, उसके बाद बंद ही हो गया। लोग तो पे कर ही रहे थे। तो इसी तरीके से टीचिंग का है। आज की डेट में टीचिंग का कनेक्ट वनेक्ट कुछ नहीं होता। टीचर परेशान, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान। छोड़ के आओ, आने जाने का अरेंजमेंट करो, फिर बीच में आते हैं वापस उसका अरेंजमेंट करो। मतलब वो डिस्कनेक्ट की जगह प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहा है। स्कूलिंग का कोई फायदा नहीं। मैं तो आज से 15 साल से बोल रहा हूँ कि स्कूल बंद कर देने चाहिए, स्कूल होने ही नहीं चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए। ये सब क्यों? सर अगर वैसा सिनेरियो है तो बच्चे क्या सीखेंगे, फिर कैसे सीखेंगे आगे स्कूल बंद कर दिया? सर एक बार बताओ, ऐसा कौन सा टीचर है जो बहुत बढ़िया? मेरी वाइफ है, मैं आपको सिंपल सा प्लेन शब्दों में बताता हूँ। मेरी वाइफ स्कूल टीचर है एंड बच्चों को पढ़ाती थी वो। मैंने उसको जितनी बार पढ़ाते हुए देखा, मैंने कहा बच्चों का जो एकेडमिक कैरियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बच्चों की मतलब तुम बच्चों को हेल्प करने के लिए नुकसान कर रही हो, मत पढ़ाओ, मैं पढ़ा देता हूँ। शी डिड नॉट एग्री। फाइनली 7 तक पहुंचते पहुंचते टीचर्स का कंप्लेंट आया और पीटीएम में मुझे स्पेशली बुलाया गया और वाइफ को मना कर दिया। वाइफ पहले, अभी तो मैं गया ही नहीं था कभी, तो वाइफ को मना कर दिया वहां पर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। मेरी वाइफ ने कहा इसके पेपर हुए फर्स्ट टर्म के, उसको चेक करके आना। मैं चेक करके आया, टीचर होने की वजह से 40% नंबर मिले हुए थे, पास किया हुआ था, बट वो 10% के लायक भी नहीं था। वहां से मैंने चेंज किया बच्चे को। मैंने उसके 15 दिनों के अंदर उसको पहले के जो 6 साल में मिसिंग था वो ठीक करा दिया और उसके अगले 2 टर्म्स, पूरा साल का फाइनल टर्म ठीक करा दिया मैंने उसका। अगले 15 दिन में नहीं, 15 दिन में तो कॉन्फिडेंस और वो बाकी जो बेस था जो डैमेज हो चुका था पूरा, उसको पिकअप कराया। अगले 2 महीने के अंदर, मतलब सेकंड टर्म के अंदर ही उसका सेकंड टर्म थर्ड टर्म दोनों खत्म करा दिया और एग्जाम से उसको पढ़ना नहीं पड़ा। और उसके अंदर अगर किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड। सर ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपने उसको सेल्फ स्टडी पे लगा दिया एक तरीके से? हाँ, मैं वहां बैठा, मैंने कहा ना भाई तू जाएगा कहीं खेलने के लिए, ना मैं जाऊंगा। सारा दिन घर बैठे हैं सामने आमने, तो 3 चीजें करनी तेरे को, खेल ले, खेल ले कह रहा हूँ, सो ले, खा ले या पढ़ ले। इन तीनों में से कौन सा कितना करना, चॉइस इज योर्स, नो रेस्ट्रिक्शंस। अब बच्चा कितनी देर सोएगा, कितनी देर खाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या है उसके पास? वो कुछ खेल नहीं सकता है, नहीं खेलना इज नॉट अलाउड। घर के अंदर भी हाँ, कुछ भी अलाउड नहीं है। म्यूजिक कुछ भी कह लो, 3 काम करने हैं, खाना है, सोना है और पढ़ना है। चॉइस उसकी है।
भाई साहब आधे घंटे के अंदर बच्चा पागल हो जाता है, बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी होती है। और क्योंकि उसके परफॉर्मेंस खराब था, मुझे अगले 4 घंटे एक ही बात बोलता रहा कि ना तो आप पढ़ा रहे हो। मैंने भी मना कर दिया था, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तेरे को आती है किताब पढ़नी आती है, अगर पढ़नी ना आए, किसी चीज का मतलब नहीं है, वो बता दूंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी तेरे को करना है। और तेरे को बात सजेशन ये है कि तू 2 4 5 मिनट से ऊपर मत पढ़ किसी भी चीज को। 5 मिनट पढ़, एक लाइन तेरी दिमाग में अंधेरा छाएगा, क्योंकि इससे पहले तूने कोशिश ही नहीं करी खुद। हमेशा टीचर पढ़ाते हैं, बोलते रहते हैं तोते की तरह, तुम सुनते रहते हो। तो अपने आप से पढ़ोगे, दिमाग पर जोर पड़ेगा, आंखों पर जोर पड़ेगा, सब जगह जोर पड़ेगा, और तुम थकोगे। तो 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ट्राई करने के बाद आंखें बंद करो, लेट जाओ 5-10 मिनट, उठो, फिर लाइन को पढ़ो, फिर लेट जाओ। तो स्ट्रेस मत लो और आराम से करो। और कोई ये नहीं है कि शाम तक तुमको क्या करना है, कोई टारगेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट चिल। इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कि तुमको शाम तक तुमने एक लाइन पढ़ी या आधा लाइन पढ़ी या एक वर्ड पढ़ा, कल पूरा दिन खेल सकते हो। मेरे हिसाब से 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी लाइफ बदल गई। इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के बाद टीचर्स की जरूरत नहीं होती, टीचर डैमेज करते हैं पूरे करियर को। बच्चे का जो साइकोलॉजिकल फ्रेम होता है पूरा डैमेज हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा खतरनाक चीज, टीचर से ज्यादा खतरनाक चीज न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं है। अगर स्कूलिंग खत्म कर दी जाए तो जितना डेवलपमेंट है वो रातों रात 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। नहीं सर, ये आप कह रहे हैं ये किसी स्टेज के बाद की बात कर रहे हैं? नहीं के बाद की बात? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 5th क्लास तक। हाँ, ओके। और उतना भी जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 दिन क्लास हो, दैट इज मोर देन इनफ। 7-6 दिन स्कूल जाना तो बेवकूफी है, इवन फॉर द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो उससे अच्छा है जितना हम फी पे करते हैं स्कूल में, अगर उससे अच्छा हम प्राइवेट ट्यूटर रख लें तो। सर जरूरत नहीं है ना, ट्यूटर क्यों लगाना भाई, आपको हफ्ते में 2 दिन पढ़ाना है। कुछ टाइम आप निकालो, कुछ ट्यूटर करना है वो लगाओ, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वीडियो में सब कुछ मिल जाता है, ट्यूटर भी तो वही करता है, उसके सामने खड़ा होकर बोलता है। तो बेसिकली इट इज ए वीडियो ओनली। आप उसको एक अच्छा सा वीडियो दे दो, उसमें आवाज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, उसको जब मर्जी दबा के बंद कर दो, जब मर्जी चला दो। अब बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने का, ट्यूटर तो टाइम करता रहेगा, उसको तो टाइम फिक्स है। बच्चे का मूड नहीं है, वो सो गया, जब मूड हुआ उठ गया और पढ़ लिया। सी मैं ना ये एक्सपेरिमेंट कई पर कर चुका हूँ। जब हमारे बच्चे इम्प्रूव कर गया ना, तो हमारे पड़ोस में था कोई, तो उसकी मदर भी बड़ी परेशान थी कि बच्चे बड़े निकम्मे निकाल नालायक हैं। तो मैंने कहा इसको मेरे हवाले कर दो, मैं करता हूँ आज इसको। मैंने बच्चे को मैंने 5-10 मिनट पढ़ना है तेरे को, फिर उसके बाद लेटना है यहीं पर सोफे पर और आराम से रिलैक्स करना है। उसके बाद फिर कर ले। पहली बार तो उसने कर लिया, फिर जब दोबारा 5 मिनट पढ़ने के बाद मैंने कहा फिर सो जा, लेट जा, तो कहता नहीं मैं म्यूजिक सुन लेता। मैंने कुछ नहीं चलेगा, ना म्यूजिक चलेगा ना गेम चलेगा, कुछ नहीं करना। तो 2 ही ऑप्शन है, पढ़ ले या सो ले। तो आधे घंटे से पहले कहता है तो बहुत मुश्किल काम है। और आप रियलाइज करेंगे नहीं करेंगे, बट जो बच्चों का डैमेज हो रहा है, जो बच्चे इतने ज्यादा वॉलेंट हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारा का सारा अननेसेसरी स्ट्रेस है। भाई आपका मूड नहीं है, आप कैसे पढ़ा लेंगे आपको? और ये तो नहीं है कि आप मतलब आपका हर एक का स्टेमिना अलग है, हर एक के सोचने की तरीका अलग है। टीचर तो एक है 30-40 स्टूडेंट्स का, ही कैन नेवर जस्टिफाई एनीथिंग। मैं आज नहीं, मैं पहले भी कोई एक दूसरा ब्लॉग भी था, उस पर भी लिखता था, उसमें काफी सारे टीचर्स थे, एक ग्रुप था। मैं तो सीधा सीधा बोलता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डिसर्विस है वो टीचर कर रहे हैं। टीचर को गुरु गुरु का जो बोलते हैं ना, सब बकवास है। पुराने जमाने गुरु होता था घर में, मतलब एक तरीके से गुरुकुल होता था। ही यूज टू हेड, उसमें लकड़ी भी काटना है, पढ़ना भी है, सब कुछ अपने आप करते। टीचर थोड़ी कुछ करता था। एग्रीकल्चर भी करना है सब। हाँ, तो उसमें टीचर पढ़ाता थोड़ी था कुछ। हुआ कभी घंटे, मतलब पूरे दिन में 1 आधा घंटा पढ़ा दिया, ये क्या हुआ? 6-8 घंटे की क्लासेस है, गुलाम बना के बिठा दिया। सर मैं तो चैलेंज करता हूँ, जितने पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं ना, जो बीटेक किया है, उनको पहली क्लास में दोबारा से दाखिल कर दो, देखो कैसे वो 6 घंटे गुजारते हैं, पागल हो जाएंगे वो। आपको ये मालूम है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कैट वगैरह के, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है 6ठी-7वीं स्टैंडर्ड के होते हैं। और बच्चों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनको 6ठी-7वीं क्वेश्चन नहीं आते 12th पास करने के बाद। तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? मैं आपसे पूछूंगा ना 6ठी-7वीं का क्वेश्चन, 8वीं का क्वेश्चन, आप नहीं बता पाओगे। और सारी दुनिया ऐसी बनती जा रही है, उस पढ़ाई का, उस डिग्री का क्या फायदा जब आपको उसका कुछ आता ही नहीं है। राइट। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना ना पढ़े। आज की डेट में तो
अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी डिसाइड नहीं कर पाते। मैं आपको पता नहीं, एक एग्जांपल पहले भी बताया हुआ है। मेरे एक जानकारी में एक इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हु इज हैविंग ए बिजनेस ऑफ कूलिंग टावर्स, बड़ी कंपनीज में, बड़े प्रोजेक्ट में कूलिंग टावर्स। ओके। हाँ, तो बेसिकली प्रॉपरली एजुकेटेड इंजीनियर। उसके लड़के ने 12th किया, तो 12th करने के बाद कहता जी नंबर तो बहुत अच्छे नहीं आए, तो टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे, क्या कराऊं? मैंने कुछ नहीं, घर बिठा लो, आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एंड ही वाज शॉक लाइक एनीथिंग। तो कहता क्या मतलब? मैंने कहा इसको कहीं उल्टे सीधे जगह शहर से बाहर भेजोगे, 20-22 लाख रुपए खर्च कर दोगे, बीटेक में जो पढ़ाया जाएगा वो आज से 20 साल पुराना होगा, उसके बेसिस पर 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी, इसको फ्रस्ट्रेट होगा बाद में। उससे अच्छा है कि कंप्यूटर लाइन के अंदर कोई भी ऑनलाइन कोर्स कराओ, घर बिठाओ। अब उसमें क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आपको जो 12th में आपने C++ किया, वही चीज आपको बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर में। फिर उसमें वो जो 80 करके या कुछ ऐसे CPU होते थे ना, आज से 30 साल पहले, माइक्रो प्रोसेसर, वो सिखाए जाते हैं। देयर इज नो हार्म इन ऑल दैट, बट अल्टीमेटली उसके बाद नई चीजें नहीं सिखाई जाती, वहीं छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में करना है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 8-10 हजार रुपए खर्चो ऑनलाइन पढ़ने के बाद, आपने 2 महीने बाद टेस्ट देना है, महीने बाद देना, वो भी आपकी चॉइस है। उसके बाद सीधा जाओ, 8-10 हजार रुपए जमा कराओ, जिस दिन मर्जी एग्जाम दो, कोई आप साल भर का वेट नहीं करना कि साल के बाद एग्जाम होगा। अब दूसरी चीज क्या होती है, बच्चे को आपने बाहर के शहर में भेज दिया, हॉस्टल में भेज दिया। अब बच्चे तो घर में था ना, क्लास अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है, बाहर जाके मिसगाइड हो जाते हैं। 90% बच्चे ड्रग्स में फंस जाते हैं, सारा दिन लड़कीबाजी के बारे में सोचते रहते हैं। नो हार्म इन ऑल दैट। मैं तो कहता हूँ जो आप ट्यूटर की बात कर रहे हो, सारी ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन में टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, जिसने जब पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना ना पढ़े। अच्छा, उसके अलावा आपका दूसरा सिस्टम क्या है कि आपको लेकिन सर उसमें ऑनलाइन में थोड़ी ना उसको ट्रेडिशनल जो ये है स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल 4th 5th 6th क्लास की टीचिंग ऑनलाइन कैसे अवेलेबल हो जाएगी? क्या मतलब ट्रेडिशनल क्या चीज? जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हम जो ट्रेडिशनली पढ़ते हैं क्लास 4th 5th 6th में, एग्जांपल ले रहा हूँ, 4th 5th 6th में जो पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनली, हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, या जो भी सोशल साइंस हो गया, ये पूरी की पूरी ऑनलाइन कहाँ अवेलेबल है कि हम? सर ऑनलाइन अवेलेबल कराओ, वैसे तो ऑनलाइन अवेलेबल है, पर नहीं है तो कराओ। उसमें कितनी देर लगती है? आप टीचिंग का इतना स्टाफ है, इतना पैसा खर्च करते हो, उतना पैसा एक बार खर्च करोगे तो अगले 200 साल के लिए बन जाएगी। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो। 1% ऑफ द टीचिंग स्टाफ का जो सैलरी होता है उतना लगाओ, तो उससे अच्छे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। 3600 आप हर साल ऐड करते रहो, चेंज करते रहो और एनहांस करते रहो उसकी प्रोडक्टिविटी। टीचर्स की प्रोडक्टिविटी तो दिन ब दिन गिरती है, एनहांस तो नहीं होती। इसमें आप रोज एनहांस करोगे। और 90% तो बुक्स है ही, 6th-7th के बाद तो जरूरत ही नहीं है टीचर की। मैं अपने लड़के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7th क्लास ऑनवर्ड्स, तो हमने कभी, उसके बाद मेरी डॉटर का भी सेम किस्सा हुआ। उसको डॉटर को बताया तो शुरू में तो वो भी बहुत बौखलाई। उसके बाद मैंने कहा जी नंबरों वंबरों की चिंता मत करो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सिर्फ जो मैं कहता हूँ वो करो, दिन में 2 घंटे पढ़ो, स्कूल जाके कभी मत पढ़ो। मैं तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी, स्कूल में सबसे पीछे की सीट पर बैठ जाओ, टीचर जो पढ़ा रही है उसको सुनो ही मत, और अपना जो पढ़ना है, अपने जो तैयारी करनी है अपने हिसाब से करो। जो टीचर कुछ बोलती है तो मुझे लेके चलो, मैं मना कर दूंगा, इसको कुछ मत बोलो। तो मैं तो उनको मतलब मैं समझ गया सर, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करे तो घर में सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करे दिन में, बहुत है, मोर देन इनफ। ओके। आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है ना, जब आप टॉप मोड में होते हो, टॉप कंसंट्रेशन मोड में होते हो, हजारों गुना तेज होती है। शुरू में लगता है 15-20 दिन, उसके बाद जो आपकी स्पीड निकल के आती है, तो पागल। मतलब अगर किसी बच्चे को बचपन से पहली दूसरी क्लास से इस सिस्टम पर डाल दिया जाए ना, अच्छे से समझ के कि ब्रेन काम कैसे करता है उसको समझ कर, तो बच्चे का जो मेमोरी पावर होगी, जो उसके एनालिटिक पावर्स होगी, वो किसी भी आम आदमी से 1000 गुना बेटर होगी। नहीं सर, उसमें करना क्या है कि उसको 2 घंटा कंटिन्यूस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? ना 10-15 मिनट पढ़ लिया, उसका ब्रेक ले लिया, 1-2 घंटा फिर पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, रिलैक्स करके 10-15 मिनट करके पढ़ना है। अगर मान लो किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरी एक एक्सरसाइज है, आप एक सीटिंग में पूरी एक्सरसाइज खत्म करना चाहते हो, कर लो 1 घंटा लगाकर, क्योंकि उसमें नया कंसेप्ट नहीं समझना, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और लर्निंग दोनों में फर्क होता है। आप प्रैक्टिस तो बेशक 2 घंटे लगातार कर लो, पर लर्निंग कभी 5-10 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। दोनों चीजों को अलग करने की जरूरत है।
नहीं लेकिन सर शुरू में तो ये बात मैं तब मान सकता हूँ जब बच्चा एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहाँ वो इसके हाथ में बुक्स दे दो और वो अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, लेकिन जब सर बच्चा एक बात बताओ, एक बच्चा नर्सरी में जाता है, क्या सिखाया जाता है उसको? तो ये ABCD जो भी है, तो वो चीज तो टीचर बोल के बताती है, वो चीज तो वीडियो के थ्रू भी बताया जा सकता है। टीचर ने जो पढ़ाया उसको वीडियो बना लो, उसी को वीडियो दिखा दो, तो क्या दिक्कत है? एटलीस्ट उसको एक कंपल्शन तो नहीं 40 मिनट लगातार पढ़ना है। उसका मूड करता है 10 मिनट पढ़ेगा, फिर उसका ब्रेक ले लेगा, फिर पढ़ लेगा। नहीं जैसे लिखना, सर लिखना जैसे हो गया, हाँ, तो उसको हाथ पकड़ के तो किसी बच्चे को नहीं सिखाता, वो तो माँ बाप ही सिखाते हैं। स्कूल में कोई टीचर बच्चे को हाथ पकड़ के नहीं सिखाती, ज्यादा से ज्यादा एक अल्फाबेट सिखा देगी, 2 सिखा देगी, से ज्यादा नहीं सिखाती। बच्चे देख देख के उसका वो मूव कर रहा है हाथ, उसको देख देख के अपने आप सीख लेते हैं। बल्कि 90% बच्चे को तो वो दिखता है, टीचर फटाफट लिख जाते हैं। जब आप वीडियो बनाओगे तो बच्चों की स्पीड से बनाओगे, अलग अलग स्पीड से बनाओगे, उसमें स्पीड का भी डाल सकते हो कि कितनी स्पीड हो। वीडियो की तो स्पीड भी एडजस्ट हो जाती है ना। राइट। कोई बच्चे का दिमाग फास्ट काम करता है, वो फास्ट कर दे उसको स्पीड को। नहीं तो मैं तो इसी में मेरे को नींद आती है, मैं बोर रहता हूँ। टीचर कहीं स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे बताते हैं, हमारी स्पीड ज्यादा है, तो वही तालमेल नहीं बैठता, उसी से बोर हो गए हम, परेशान हो जाते हैं। अब कोई भी चीज होती है, मैं कोई यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, एक एक चीज को 4-4 बार बोलते हैं, मुझे इतनी खुंदा खाती है, मेरे से तो टॉलरेट ही नहीं होता। सर टीचर पूरी दुनिया की सबसे भयानक चीज है। और जितना दिन कोई टीचिंग प्रोफेशन में रहता है उसका दिमाग उतना खराब होता है। हार्डली आधा % से नहीं सर, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि जब ये ऑनलाइन हो गया ना, तो अब मुझे लगा 1 साल ऑनलाइन होगा, अब ये नेक्स्ट टर्म भी ऑनलाइन हो रहा है, देन इट बिकम्स कि यार मतलब वो पुराना। सर जितने भी बच्चे हैं, सर जितने भी बच्चे हैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ अवेयरनेस क्यों नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लासेस थी सुबह 9 बजे से लेकर या 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। मैं कहता हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हो? तुमने जब पढ़ना है पढ़ो। ऑनलाइन तो तुमको सारा मटेरियल मिल जाता है, किताबें पढ़नी आती है कहीं से डाउनलोड कर लो, तुम्हारे वो सिलेबस की किताबें भी हैं। तो सुबह उठकर 6 बजे पढ़ना शुरू करो, 10 बजे क्यों वेट करते हो? 6 बजे पढ़ो, आधे घंटे बंद कर दो, फिर 8 बजे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो पूरा दिन। अब आप 7-8 8-8 घंटे किसी को ऐसे बांध के रखते हो तो कौन दिमाग लगाता है, कौन पढ़ता है? आप बिलीव करो नहीं करो, मेरी डॉटर के 11th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक 60% आते थे, उसके 12th में 96.5% आए थे। और उसको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दी थी, स्कूल में जाके कभी मत पढ़ना, टीचर की बात कभी मत सुनना, किसी फ्रेंड से बात मत करना पढ़ाई की। और डेली कितना घंटे पढ़ाई करनी है? हार्डली, मतलब बीच बीच में तो ऐसा भी टाइम था पढ़ पढ़ के बोर हो गई। उसके जो शुरू में वो कहती थी साल में पूरा नहीं होगा, वो 3-4 महीने में पूरा हो गया। और उसके बाद में बहुत सा सेशन ऐसे निकला है 24 घंटे 20-20 घंटे मूवी देख रही है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने सेक्रीफाइस किया हो। अब वो कहने को वो कहती है कि मैंने बीच बीच में मतलब 10-10 घंटे भी पढ़ाई करी है, बट नथिंग डूइंग। उसके जो फाइनल एग्जाम थे, जब 4-4 दिन की छुट्टी होती थी ना एक पेपर में, 1 या 2 दिन पढ़ती थी, बाकी 2 दिन आराम से टीवी देख रहे, 9-10 बजे सो भी जाती थी। और सुबह कोई टेंशन नहीं होती थी, हंसते हंसते जाती थी, हंसते हंसते आती थी। बच्चे तो इतने पागल हुए पढ़ते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करोगे ना स्ट्रेस को, तो मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ 96.5% बच्चे जिनके आते हैं मार्क्स, उसमें से स्ट्रेस लेवल में सबसे कम स्ट्रेस लिया होगा उसने। अच्छा। और वो भी तब जब पहली क्लास से लेकर 10th तक का उसका मतलब एक तरीके से पूरे परफॉर्मेंस में स्कूल के टीचरों का कोई रोल नहीं। 1% नहीं, स्कूल के टीचर बच्चों को खतरनाक तरीके से खत्म कर देते। मैं तो कह रहा हूँ कि टीचर्स आर वर्स देन न्यूक्लियर बॉम्ब। हमारे भी ग्रुप है स्कूल के स्टूडेंट्स के, वो भी अपने टीचर्स को याद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। पर मैं तो हमेशा से वो जो होता है पता नहीं कौन सा होता है जो टीचर्स का डे होता है 5th में, तो मैं तो हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ कि टीचर्स तो बहुत ही बुरे हैं। मेरे साइबर कैफे है, मेरे तो टीचर वहां पर कोई प्रिंट आउट निकालने आते हैं, उन्हीं को कहता हूँ कि तुम तो बच्चों का सत्यानाश कर देते हो। और टीचर्स की लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आप टीचर्स को देखें, मैकेनिकल इतना काम कराते हैं कुछ कहने की बात नहीं, बैठने तक कोई नहीं देते।
सर और कंपेंसेशन के हिसाब से काम बहुत करवाते हैं एक्चुअली सर बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ अगर आज की डेट में नई टीचर्स क्यों नहीं जाती, वो 4 दिन काम करेंगे उनका दिमाग खराब हो जाता है। सबके बस की नहीं है टीचिंग करना, पर जो टीचिंग करते हैं वो भी ठीक है। ये भी कम है सर, सैलरी इतनी कम देते हैं बेसिकली कंपेयर टू अदर। सर बात सैलरी की नहीं है, उसको फ्रीडम ही क्या होती है। अब जैसे मेरे आइडियाज हैं जो आप किसी टीचर को कहते हो इम्प्लीमेंट करना है, वहां पर पीछे डंडा होता है, ये दिखाओ वो दिखाओ, तुमने ये आज का टीचिंग प्लान बताओ क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, पूरे डिवाइसेस सारा का सारा कंट्रोल होता है उनका। जी जी जी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि टीचर सर्वाइव कैसे करती हैं 1-2 साल से ज्यादा। एक ही चीज 50 साल तक पढ़ा, 30 साल 40 साल तक पढ़ाते रहो। ठीक है सर, वो आपका पॉइंट भी सही है एक्चुअली, कि अल्टीमेटली वो स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर स्टूडेंट रिलैक्स कितना है वो इम्पोर्टेंट है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है 90% तो इसी स्टडी सिस्टम की देन है। भाई आप बच्चे को बचपन से एक ही बात बताते हो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा काम पैसा मिलेगा। 0.5% बच्चे भी सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, तो उसके साथ तो फ्रॉड ही हो रहा है ना। बचपन से उसको एक बार बताइए पूरा नहीं होगा तो क्राइम ही करेगा और क्या करेगा। हमारे जैसे तो कम होते हैं ना, पॉजिटिव तरीके से सोचते रहते हैं। सर इसी को अगर ये चीज चल जाता है ना, हमारा ये वाला प्रोग्राम जो बता रहा हूँ रेजिडेंशियल, तो इसी को स्कूलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये 15-15 दिन के सेशन रख दिए, कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है। मैं ना आज से करीब 20 साल 30 साल पहले भी एक ही चीज बोलता था, मेरे को अगर बचपन से 100 बच्चे मिल जाएं, मैं पूरी दुनिया को खरीद लूंगा। अगर मेरे को उनको शुरू से आखिर तक ट्रेन करने की चांस मिल जाए। समझ गया। जी। rather I used to say not खरीद लूंगा, गुलाम बना लेंगे। देखो ठीक है सर, मैं सोच के आपको वैसे बताता हूँ, इस बारे में सोचता हूँ क्या किया जा सकता है। आप भी देखिए फिर क्या होता है। मैं भी देखता हूँ कुछ लोगों से बात करके, बट देखिए आप लाइक माइंडेड लोगों से बात करके, किसी के हेल्थ खराब हो उसको बोलो एक बार ट्राई करके देखे, फिर उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। एंड स्टेक्स आर नॉट वेरी हाई। मैं तो रादर यही कहूंगा कि अगर 200 लोग हो जाते हैं, 1-1 लाख रुपए लगाते हैं, तो भी इट विल बी साइजेबल अमाउंट, एंड स्टेक्स तो सबको मिलेगा ही। जी ठीक है सर, ठीक है, ओके, अपडेट करता हूँ।